नमस्कार मित्रों, डॉक्टर संजीव भानावत के चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज अंतर्राष्ट्रीय मैत्री दिवस है और इस अवसर पर हम आपका संवाद करा रहे हैं हमारे एक आत्मीय मित्र प्रोफेसर सुधीर गवाने जी से। सुधीर गवाने जी एक ऐसे शिक्षाविद जिन्होंने हमेशा एक नई ऊर्जा, नए सोच के साथ निरंतर अनवरत अपनी अकादमिक और जो उनकी प्रोफेशनल जर्नी है उसको जारी रखा। नित्य नवाचारों पर विश्वास रखने वाले प्रोफेसर गवाने शिक्षा, पत्रकारिता और नेतृत्व के क्षेत्र में आपने नए प्रतिमान कायम किए। 3 विश्वविद्यालयों के कुलपति आप रहे। औरंगाबाद का जो विश्वविद्यालय है वहाँ पत्रकारिता विभाग का 2.5 दशक से अधिक समय तक आपने अध्यक्षीय पद का दायित्व संभाला। देश के न जाने कितने समितियों में, संस्थानों से आपका जुड़ाव रहा और आप देश भर के मीडिया, शिक्षा को एक तरह से नया नेतृत्व देते रहे। मेरा यह सौभाग्य है कि उनके सानिध्य में देश के अनेक मंचों पर उनके साथ काम करने का, उनसे सीखने का मुझे भी मौका मिला। आज हम उनके जीवन के कुछ इन्हीं विविध पक्षों पर बातचीत करेंगे। एक छोटे से गांव में जन्म लेकर के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाने वाले आदरणीय मित्र डॉक्टर गवाने जी का बहुत बहुत स्वागत हमारे इस कार्यक्रम में। अभिनंदन। धन्यवाद सर, धन्यवाद सर। सर आज जीवन जी थैंक यू सर। आज जीवन के इस मोड़ पर जब मैं आपसे अपने उस बालक सुधीर गवाने, युवा सुधीर गवाने, उसके बारे में जब कुछ सोचने की बात करता हूं तो कैसे पीछे मुड़ करके आप अपने उन दिनों को याद करते हैं। एक छोटे से गांव में जन्म लिया, किस तरह से पढ़ाई की, आर्थिक चुनौतियों से जूझते रहे, टेलीफोन ऑपरेटर तक का कार्य आपको करना पड़ा। शायद कभी सोचा नहीं होगा कि जीवन इतना बड़ा परिवर्तन आ जाएगा। तो उस समय के उस बालक और किशोर युवा के मन में किस तरह की कुछ कहना चाहिए कि उमंगे, उत्साह, विचार हिलोरे मार रहे थे, कुछ पारिवारिक परिवेश, उसकी बात से अपन बात शुरू करेंगे आज। जी सर। सर धन्यवाद सर। जो देहात में कोई इंसान देहात से आता है, देहात का परिवेश, देहात की परिस्थिति, देहात की शिक्षा, उस अवस्था में जो पले बड़े पनपे हैं, उन लोगों का, मेरे जैसे उन लाखों लोगों का जीवन का अनुभव उतना ही कठिनाइयों से भरा हुआ है। जी। मेरी माताजी प्राथमिक शिक्षक थी और मेरे पिताजी कृषि क्षेत्र में थे और किसान भी थे। और पहली से चौथी तक की बड़ी पढ़ाई उसी ग्राम में हुई जिसका नाम बेमले है, बहुत छोटा सा गांव। और उस गांव में जाने के लिए बरसात के दिनों में रास्ता भी बंद होता है, अभी भी कभी कभी वो होता है। ऐसे देहात से मैं आया हूँ और पहली से चौथी तक हमें एक ही शिक्षक पढ़ाते थे, जिसे कहते हैं ना एक शिक्षक की स्कूल। तो एक ही शिक्षक पढ़ाते थे और ऐसे स्कूल से मैं निकला हूँ, ऐसी पाठशाला से मैं निकला हूँ। और एक साथ 3-4 वर्ग के बच्चे बैठते थे। किसी को कोई पढ़ने को बताया जाता था, किसी को बाहर का कोई काम बताया जाता था, किसी को गणित दिया जाता था। इस तरीके से वो भी एक कलाई थी। शिक्षक होने के बाद अभी मुझे समझ में आता है कि उस शिक्षक के लिए कितनी कठिनाई होती होगी कि चारों वर्गों को एक साथ एंगेज करना, पढ़ाई में, पठन करने में या बाहर का कोई क्रीड़ा करने में। तो उस अवस्था से मैं निकला और
मेरी माताजी का और पिताजी का बहुत ही बड़ा संस्कार मुझ पे रहा है। मेरी माताजी चूँकि प्राथमिक शिक्षिका थी, वो खुद एक बंडखोर व्यक्तिमत्व था, रिबेल थी। और हमारे घर में, हमारे पूरे परिवार में, फैमिली में, घराने में कोई भी महिला पढ़ी-लिखी नहीं थी और किसी भी महिला ने 50 के दशक की बात कर रहा हूँ, 40 और 1940 और 50 दशक की बात कर रहा हूँ, तो किसी महिला ने भी कोई जॉब या नौकरी नहीं की थी। तो उन्होंने उनमें एक करेज था और उन्होंने वो बंडखोरी की और एक प्रकार से रिबेलियन कह सकते हैं कि उन्होंने अपना अ, शिक्षा करने के बाद टीचर्स का ट्रेनिंग लिया। उस ज़माने में वो ट्रेनिंग रहता था, वो किया उन्होंने और प्राथमिक शिक्षिका बनी। मैं 6 महीने का ही था। हम्म, हम्म, 1954-55 की मैं बात कर रहा हूँ। तो बहुत सारे उनके ससुराल के लोगों ने मेरी दादी ने बहुत बहुत उनको कोसा कि छोटा बच्चा छोड़कर कैसे जाती है और मुझे नानी के पास रखा गया और वो फिर 6 महीने में वापस आई और जॉब करने को लगी और मेरे पिताजी भी प्रगमनशील थे, अच्छे सोच के थे, उन्होंने भी उन्हें वही अवसर दिया, सपोर्ट भी दिया और वो अ, बनी। तो मुझे पढ़ाई और मुझे नीति, मोरालिटी एंड रैशनैलिटी जिसे कहते हैं, नैतिकता और बुद्धिनिष्ठ, ये दोनों जो मूल्य हैं मुझे मेरे माता-पिता के द्वारा मिले। मेरे हम्म, पिताजी इतने प्रामाणिक थे अपने काम में, समर्पित थे, इतना पढ़ते थे वो, तो वो मुझे मैं छोटा था तो मुझे लाइब्रेरी में लेके जाते थे और 2-4 घंटे वो हर रोज़ पढ़ते थे। तो मुझे जी। साथ लेके जाते थे। तो समाचार पत्र पढ़ने की जो आदत है, उनके कारण लगी और हम्म, वो हम्म, मैंने देखा है बचपन में कि वो छोटे डायरी पे नोट्स लिख के लेते थे। हर चीज़ जो अच्छी बात उनको लगती थी। तो वो संस्कार और बहुत अच्छे राष्ट्रगीत गाते थे, मेरे साथ मुझे पढ़ाते थे। चल चल रे नौजवान से लेकर बहुत सारे राष्ट्रगीत वो गवा के लेते थे मुझसे। बहुत अच्छी सोच और विचार, संतों के विचार वो मुझे पढ़ाते थे। तो उससे मेरा एक चरित्र और मेरी एक मूल्य धारणा जिसे कहते हैं, वो बनी है। हम्म, और मुझे लगता है कि इतना बड़ा एवज़ जिसका मूल्य नहीं हो सकता, कि ज़िंदगी में कैसे चलना चाहिए, कैसे कार्य करना चाहिए, कैसे प्रामाणिकता से काम करना चाहिए, कैसे विनम्र होना चाहिए। तो उनके जैसा तो मैं विनम्र नहीं बन पाया, मैं कोशिश कर रहा हूँ अभी भी, उनके उतना विनम्र होना, बहुत ही विनम्र भाव उनके मन में था। तो वही बात है जो मुझे धारणाएँ मिली, मेरी सोच बनी और पढ़ने का, ख़ासकर समाचार पत्रों को पढ़ने का और उसमें से हम्म, अच्छाइयाँ चुनने का, जिसे अंग्रेजी में हम कहते हैं एक्लेक्टिसिज़्म, जो अच्छी बात जी। है जहाँ भी है, जिस व्यक्ति से भी मिलती है, जहाँ से भी मिलती है, उसे हम चुनकर लेना चाहिए और अपने आप के जीवन के रसायन में उसे डालना चाहिए। इस तरह की सोच लेकर मैं पढ़ा। जब मैं 5वीं कक्षा में एक तालुका प्लेस पे आया बार्शी में, तो वहाँ वो स्कूल एक अच्छा स्कूल था, मैं देहात से आया था, तो मेरी भाषा भी ग्राम भाषा थी और मुझे अच्छे शब्द मराठी के आते नहीं थे। तो वहाँ जाने के बाद एक शिक्षक ने मुझे एक प्रयोग के बारे में, विज्ञान के प्रयोग के बारे में पूछा कि प्रकाश जो है कैसे जाता है ना? प्रकाश का प्रवास कैसा होता है? तो जब मैंने यूज़ किया शब्द उसको मराठी में हम छिद्र बोलते हैं, शायद हिंदी में भी वही शब्द का छेद उपयोग है। छेद छेद, हाँ। छेद या छिद्र, जी। करेक्ट, मराठी में हम छिद्र बोलते हैं। हम्म, तो छिद्र शब्द का यूज़ करने के बजाय मैंने ग्राम भाषा में भोक शब्द का यूज़ किया। तो वो शिक्षक महिला ने मुझे बताया कि अरे सुधीर, ये शब्द नहीं यूज़ करना है। तो मैंने कहा मैंने तो यही सीखा है।
कहाँ से आए हो, यही सीखा है। तो उन्होंने कहा कि एक अच्छा शब्द जिसे कहते हैं छिद्र कहना चाहिए, छेद कहना चाहिए। तो इस तरीके का अनुभव आया। जब मैं कॉलेज में गया, तो कॉलेज में भी ऐसी स्थिति थी कि मैं पजामा रहता था, पुराने ज़माने में पट्टी वाला पजामा रहता था, वो पहन के गया मैं कॉलेज के पहले दिन। तो शिक्षक ने मुझे देखा, प्रोफ़ेसर ने, और कहा कि खड़े हो जाओ, ये क्या पहना है? और स्लीपर थी पाँव में, उन्होंने कहा ये क्या पहना है? तो अ, ये पहनना नहीं चाहिए। मैंने कहा कि सर मैं ये पहन के आया हूँ। नहीं, नहीं, अभी आप कॉलेज में आए हो, पैंट पहननी चाहिए। तो तब से वो पैंट का सिलसिला आया। तो जो देहात से आता है उसमें उसमें एक न्यूनगंड होता है, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है। अ, दबा हुआ रहता है, शाय रहता है। वैसा ही मैं था, और उस प्रभाव किरणों से मुझे लगा कि मैं इस समाज के लिए योग्य हूँ या नहीं हूँ। इस तरह की डायलेमा जिसे कहते हैं, द्विधा भाव मेरे मन में पैदा होता था। लेकिन उससे भी उभर कर मैं निकला। और जब मैंने देखा कि अभी माताजी रिटायर हुई है, पिताजी भी नहीं हैं काम में, तो मुझे कुछ करना चाहिए। तो मैंने जब 11वीं पास किया, तो 18 साल है, तो आप गवर्नमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो मैंने टेलीफ़ोन ऑपरेटर की ऐड पढ़ी, वहाँ वो जो आपको अंक सर वो मिलते हैं। आपका जो नहीं, आप तो उस करियर की बात थोड़ी बाद में करेंगे। मैं हाँ, थोड़ा-सा पहले के जीवन के बारे में जानना चाहूँगा। हाँ सर। जैसा आपने कहा, देखिए 50 का दशक, देश की आज़ादी को बहुत ज़्यादा समय नहीं हुआ था और देश बहुत सारे सामाजिक बंधनों में जकड़ा हुआ था, रूढ़ियों में जकड़ा हुआ था। जैसा आपने बताया कि महिलाओं के लिए काम करना लगभग एक तरह से प्रतिबंधित सा ही था, वो माहौल उस तरह का नहीं था कि आम आदमी महिलाओं को काम करते हुए देखे, उनके लिए घर में ही जगह है। लेकिन उन सामाजिक रूढ़ियों को तोड़ते हुए आपकी माताजी ने जिस तरह से शिक्षक का करियर प्रारंभ किया और पिताजी का भी, तो ये एक सौभाग्य की बात है, आप ऐसे माता-पिता की संतान जिन्होंने आपको मूल्य बोध कराया, मूल्यों की शिक्षा दी। लेकिन जब आपने कहा कि अखबार पढ़ने में आपकी रुचि हुई, लेकिन उस समय 10th में जाकर के आपको ऐच्छिक विषय लेने पड़ते थे। तो अखबारों के प्रति रुचि और देश के समसामयिक दुनिया को समझने के लिए आपकी दृष्टि विकसित होने लगी थी। तब 10th में जाकर के आपने साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स कौन-सी स्ट्रीम में जाना उस समय सोचा? और पेरेंट्स का क्या किसी तरह की कोई गाइडेंस थी कि आपको डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बनना है, सीए बनना है? क्योंकि उस समय तो ये 2-3 ही डिसिप्लिन मुख्य होते थे। तो विषय चयन के समय आपके मन का क्या अंतर्द्वंद था और करियर को लेके क्या सोच थी? कुछ उसके बारे में बताएँ यदि याद कर पा रहे हैं तो? सर, बहुत ही अच्छा सवाल आपने जी। किया है। हमारे समय में 11 थी सर, 10 नहीं था। अच्छा 11th, ठीक 11 है। था। तो 11वीं का कक्षा थी, उसके बाद कॉलेज में जाना पड़ता था। तो 11वीं में मुझे अच्छे अंक मिले, और उस समय मुझे लगता है 75% वगैरह कुछ मिले। उस समय बहुत बड़ा परसेंटेज माना जाता था। आज के दौर में तो उसे जी, जी। कोई कीमत नहीं है, तो उस समय की बात है। तो जी, मेरा ये था कि जैसे आपने कहा कि समाचार पत्र पढ़ने से मुझे एक लगाव लगा था कि समाचार पत्रों की तरफ। और 11 में 10वीं 11वीं में मुझे समाचार पत्रों में पाठकों के जो पत्र होते थे, वह लिखना मैंने शुरू किया था। क्योंकि अच्छा। वो कोई एक प्रभाव था ही मेरे पे। तो वो शुरुआत की थी, तो लिखने की शुरुआत ऐसी हो गई। काफ़ी सारे पत्र मैं लिखता रहता था। हर हफ्ते में 2-3 भेजता था। मराठी समाचार पत्र में वो प्रकाशित भी होते थे, और बहुत बहुत ही गौरवान्वित महसूस करता था कि मेरा नाम आया है समाचार पत्रों में। ठीक है। तो उस समय 11वीं होने के बाद चूँकि अंक अच्छे थे, और सारे मेरे मित्र विज्ञान में जा रहे थे, तो मैंने भी कोशिश की, विज्ञान में गया। हालाँकि मेरा मनोपिंड वो नहीं था, लेकिन गया, मित्रों के कारण गया। और जाने के बाद मुझे पता चला कि ये मेरी दुनिया नहीं है, ये क्षेत्र मेरा नहीं है। तो मैंने जी, 1 साल में 12th में गैप ले लिया, फर्स्ट ईयर में गैप ले लिया कि ये मेरा क्षेत्र नहीं है, यहाँ मैं जाना नहीं पाऊँगा, टिकूँगा भी नहीं, उसमें कोई रुचि भी नहीं है। तो वो मैंने छोड़कर फिर आर्ट्स की शाखा में आ गया। तो मुझे पता चला कि ये
जो कॉलेज के जो ये रहते हैं ना भित्ति पत्र होता है, उसका मैं संपादक बना, फिर उसमें लिखने लगा, काफ़ी लिखने वालों के साथ जुड़ाव आ गया, दोस्त बन गए। तो फिर मुझे लगा कि ये भाषा और पत्रकारिता मेरा क्षेत्र है, लिखना मेरा क्षेत्र है, पढ़ना मेरा क्षेत्र है और वही क्षेत्र में मैंने जाना चाहिए। मुझे लगा कि 1 साल गया, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, सही रास्ते पे जाना ज़रूरी है। और मेरे पिताजी और माताजी इतने अच्छे थे कि उन्होंने कभी मुझे कोसा नहीं कि यही करना चाहिए, वही करना चाहिए। इस तरीके से उन्होंने मुझे पूरी स्वतंत्रता दी और मैं अभी मेरे आँखों में आँसू आते हैं कि इस तरीके के भी आज के दौर में भी ऐसे पालक देखते हैं हम, कि जो बहुत दबाव डालते हैं बच्चों पे, बहुत प्रेशराइज़ करते हैं। सर आप देहात से जब कॉलेज गए तो कौन से शहर में था कॉलेज? क्योंकि गाँव में तो कॉलेज नहीं होगा। करेक्ट है, करेक्ट है। तो मैं पहले मैंने 1 साल जो आपको मैंने बात की, मैं गया फर्ग्यूसन कॉलेज में, पूना में। ओके। और जो उदाहरण मैंने बताया वो फर्ग्यूसन कॉलेज का था। तो इतना अच्छा। बड़ा कॉलेज, इतनी बड़ी पृष्ठभूमि वाला कॉलेज और पूरे भारत से स्टूडेंट आते थे, तो वहाँ मुझे लगा कि ये तो यहाँ मैं नहीं टिक पाऊँगा। तो मैंने वो आपने कहा कि आपको जैसे बताया, मैंने साइंस छोड़ दिया और फिर वापस आके शोलापुर में दयानंद कॉलेज था, तो वहाँ सबसे बड़ा कॉलेज, वहाँ मैंने आर्ट्स के लिए एडमिशन ली और उसी समय मैंने एप्लीकेशन किया था टेलीफोन ऑपरेटर के लिए। तो फिर जैसे मेरा फर्स्ट ईयर हुआ और बहुत एक्टिव रहा स्टूडेंट काउंसिल में, डिबेटिंग का भी मुझे बहुत शौक था, वक्तृत्व का भी बहुत शौक था। तो इलोकेशन कंपटीशन में सहभागिता थी, भित्ति पत्र करता था। तो मुझे टेलीफोन ऑपरेटर के लिए सिलेक्शन हुआ और फिर मैं उसका ट्रेनिंग लिया 3 माह का और फिर मुझे अपॉइंटमेंट मिली और फिर मैं अहमदपुर नाम के गांव में, जो अभी लातूर डिस्ट्रिक्ट में है, पहले वो उस्मानाबाद डिस्ट्रिक्ट जिसे अभी धाराशिव कहते हैं, उस्मानाबाद डिस्ट्रिक्ट में था। तो वहाँ मेरी पहले अपॉइंटमेंट हुई और फिर अच्छा, तो मैंने वहाँ फर्स्ट ईयर में कॉलेज। ही अपॉइंटमेंट हो गया था आपका? हाँ फर्स्ट ईयर हाँ में हाँ आप थे तभी? हाँ हाँ। तो बाकी पढ़ाई प्राइवेट की फिर आपने ग्रेजुएशन तो तक? मैं वही बता रहा हूँ, फिर मैं अच्छा। अहमदपुर आ गया। अहमदपुर में टेलीफोन ऑपरेटर की ड्यूटी शुरू हुई। उस समय कैसा है सर, जॉब लगना ही बहुत बड़ी बात लगती थी और बिल्कुल, भारत सरकार का जॉब मिला फिर तो और और ये तो बिल्कुल। उसी आनंद में मैंने एक मन में सोचा था कि ये अभी ठीक नहीं कि माता पिता अभी काम पर नहीं है, तो उनके पैसों पर मैंने सीखना नहीं चाहिए, अपने बलबूते पे सीखना चाहिए, स्वावलंबन चाहिए। तो वो वहाँ ज्वाइन हुआ। फिर मैंने ऐसा किया कि मेरी पढ़ाई तो मुझे पूरी करनी थी, लिखना भी था, पत्रकारिता में लिखने का काफ़ी मेरी शुरुआत हुई थी और समाचार पत्रों में ऐसा होता था कि संचार नाम का समाचार पत्र था शोलापुर का, तो उसमें जो संपादक थे रंगाना वैद्य हमारे गुरु थे और इतने बेहतरीन शख्स थे, लर्नेड थे, तत्वनिष्ठ थे। तो उन्होंने कभी-कभी मेरे लेख आलेख जो जाते थे तो वो 18 साल में वो मेरे आर्टिकल जो थे, आलेख थे, वो एडिटोरियल के रूप में छपवाते थे। अच्छा। हाँ, तो मुझे बहुत ही मतलब वो बहुत ही गौरवान्वित महसूस करता था कि एक संपादक को मेरा लेखन इस कम आयु में इतना अच्छा लग रहा है। तो वो पैरेलली चालू था, तो मैंने नाइट ड्यूटी करता था, टेलीफोन ऑपरेटर थी और दिन में कॉलेज करता था। तो महात्मा गांधी महाविद्यालय, महात्मा गांधी कॉलेज जो अहमदपुर का है, वहाँ मैंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया नौकरी करते-करते। जिसे मैं हमेशा कहता हूँ अर्न एंड लर्न, कमाना भी चाहिए, सीखना भी चाहिए। तो आपको स्वावलंबन का अनुभव आता है, आत्मविश्वास भी आता है। वहाँ उस महाविद्यालय भी मैंने मतलब बहुत मन लगा के पढ़ाई की, क्लास में भी जाता था, डिबेटिंग में भाग लेता था, भित्ति पत्र चलाता था, एक्टिविटीज़ करता था और सबसे बड़ी बात है कि वहाँ मुझे पहली बार मेरा तो सपना ये था सर कि मेरे घर में कोई ग्रेजुएट नहीं होता, कई पीढ़ियों से। तो पहले ग्रेजुएट होना मुझे लगता था कि ये हिमालय का शिखर है मेरे। तो ग्रेजुएट होना यही सपना था। तो जी, जी। ग्रेजुएट बनने के बाद, हाँ सर, हाँ, ग्रेजुएट बनने के उसमें बाद मुझे विषय विषय कौन से थे आपके पास ग्रेजुएशन में? उसमें सर मैंने मराठी लिया था, इकोनॉमिक्स लिया था मैंने और मुझे लगता है हिंदी लिया था। ये 3 विषय थे। हाँ, जी, जी। लैंग्वेज में ही किया सर, क्योंकि वो रुचि
निर्माण हुई थी। और फिर मैंने वो एक दौर हुआ कि मुझे ग्रेजुएट होना था, मेरे घर का पहला तो हो गया, है ना? तो आगे कुछ अपेक्षा ही नहीं थी, जॉब तो था, कोई प्रॉब्लम नहीं था। तो फिर भी मुझे लगा कि अभी आगे पढ़ना चाहिए, वहाँ के शिक्षक बहुत अच्छे थे, प्रेरक थे। घर में बुलाते, मुझे किताबें देते थे, जो मैं लिखता था वो पढ़ाते थे, पढ़ते थे और मुझे सुझाव देते थे। बहुत ही अच्छे शिक्षक, बहुत ही प्यारे जी। शिक्षक थे। और मुझे मेरा जो लेखन का धर्म था, लेखन की रुचि थी, उसको उन्होंने बहुत अच्छे से संगोपन किया, वृद्धि दी मेरे लिए और पढ़ने के लिए किताबें देते रहे। वो लाइब्रेरियन भी इतने बेहतरीन थे कि मुझे बहुत सारे किताबें पढ़ने के लिए देते थे। फिर जो मुझे चाहिए वो मँगवाते भी थे। माली जी नाम था उनका, बहुत बहुत उन्होंने सहयोग किया। और डीए कुलकर्णी और कागने जो मराठी के प्रोफ़ेसर थे, इकोनॉमिक्स के 5 प्रोफ़ेसर थे। तो एक से एक बढ़कर प्रोफ़ेसर थे और मैंने वहाँ एमए इकोनॉमिक्स किया। फिर ओके। एमए करते समय ही मुझे अंग्रेजी पढ़ने का, लिखने का, क्योंकि इंग्लिश मीडियम में था, तो लगा तब तक मुझे सर अंग्रेजी में लिखने का या मैं बोल सकता हूँ या बोलूँगा, ये मुझे बिल्कुल कल्पनातीत थी। कल्पना ही नहीं थी कि मैं ऐसा कुछ कर सकता हूँ। तो वहाँ एमए करते समय वो सेमिनार देना पड़ता था और मुझे वो और बहुत डिसिप्लिन से वो कराते थे। तो सेमिनार के कारण मैं अंग्रेजी पढ़ने लगा, इकोनॉमिक्स के कारण पढ़ने लगा और फिर मैं सेमिनार देने के कारण धीरे-धीरे एक 10 मिनट अंग्रेजी में बात करने का इकोनॉमिक्स पर मैं बोलता रहा। बोलने का अनुभव आते गया 5-6 सब्जेक्ट का। और उसी समय मैंने किसानों का जो लागत है और उनको जो उसको जो पैसे मिलते हैं, मूल्य मिलता है, तो वो जो सब्जेक्ट था उस पर मैंने एक आर्टिकल लिखा। हुँ, हुँ, हुँ। आर्टिकल लिखने के बाद बैंक ऑफ महाराष्ट्र के जो रीजनल डायरेक्टर थे और इकोनॉमिक्स में लिखते थे, देशमुख साहब लिखते थे। उन्होंने डॉक्टर वी.के. आर.वी. राव जो प्लानिंग मिनिस्टर थे हमारे उस ज़माने के, उन्होंने एक किसानों के लागत और इस पर किसानों की स्थिति पर एक आर्टिकल लिखा था अंग्रेजी में, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली में। उसका अनुवाद उन्होंने देशमुख साहब ने छपा हुआ था। मराठवाड़ा एक बहुत बड़ा समाचार पत्र था औरंगाबाद से निकलने वाला, उसमें छपा था। तो मैं जब देख रहा था किसान, किसानी से आया था, उसकी संस्कृति से आया था, किसानों की दिक्कतें समझता था। उन्होंने कहा था कि जो सरप्लस रहता है किसान का, तो सरप्लस जो है वो किसान को ज़्यादा आमदनी देता है। मैंने उसको प्रतिवाद किया था उनको उस समय। उस समय मैं कुछ 22 साल का होगा। तो मैंने एक आर्टिकल लिखा, वो मराठवाड़ा दैनिक में छप कर आया। मैंने कहा कि किसान को कोई सरप्लस ऐसी चीज़ होती नहीं है, क्योंकि जब भी उसको पैदाइश होती है, तो उसी समय वो पूरा बिक देता है। उसके आधार पर ही उसका सब काम चलता है। तो काफ़ी सारी चीज़ें उसने उसके आधार पर मार्केट से ली हुई होती है। चाहे घर का सामान हो या कुछ भी हो। तो मैंने कहा कि उसी समय वो बिकता है और बिकने के बाद जो मार्केट में दर होता है उसी हिसाब से जाता है और फिर उसको एक ऐसी स्थिति है आती है, छोटा किसान हो, तो उसे ही मार्केट से खरीदना पड़ता है ना? इस अवस्था होती है, तो सरप्लस नाम की चीज़ किसान के दुनिया में होती ही नहीं है, ऐसा मैंने प्रतिवाद किया था। और उस पर काफ़ी 4 आर्टिकल आ गए मेरे और उनके, ऐसा बहस रही। तो जी। मुझे एक तरह से कॉन्फिडेंस आया कि मैं एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स में कुछ कर सकता हूँ, लिख सकता हूँ। इस तरीके से मेरा सर एमए का, वहाँ का वातावरण, पूरा पर्यावरण, पारिस्थितिकी इतनी अच्छी रही कि मेरी सब जो छोटे-मोटे गुण थे, उनको एक अवसर मिला जिससे मैं बढ़ पाया, मुझको डेवलप कर पाया और काफ़ी सारी लेखन मेरा वहाँ से हुआ। तो उस समय महाराष्ट्र टाइम्स में मैं 1 महीने में 1 कॉलम लिखता था अ, विद्यार्थियों के बारे में। तो उसके लिए मैं पूरे रीजन में घूमकर कॉलेजेस में क्या-क्या हो रहा है उसका एक एक पन्ने पन्ने भर का मटेरियल आता था मेरे। और फिर उसके कारण मुझे सर, आपको आश्चर्य लगेगा, जब टीवी नहीं था और तब बम्बई में दूरदर्शन शुरू हुआ था नया-नया और मुझे कॉल आया कि आपको एक दूरदर्शन के डिस्कशन में भाग लेना है।
क्योंकि महाराष्ट्र टाइम्स में भी लिखता था उनके बारे में। उन्होंने मुझे बुला लिया, फिर वहाँ पूना का एक और मुंबई के एक, ऐसे हम 3-4 लोग थे। तो उन्होंने एक लाइव प्रोग्राम करना था, तो उन्होंने थोड़ी रिहर्सल ली। उनको लगा कि ये मुंबई का और पूना का जो बच्चा है, यूथ है, वो कुछ बोलने में दुर्बल है, थोड़ा बोलने में कॉन्फिडेंस नहीं है उसमें। तो उन्होंने मुझे जिम्मा दिया कि यू विल बी कोऑर्डिनेटर, आप कोऑर्डिनेट करें। और फिर भक्ति बर्वे थी जब की बात है, तो वो लाइव प्रोग्राम हो गया। लाइव प्रोग्राम होने के बाद मैंने वो कोऑर्डिनेट किया, उसका एंकरिंग किया। आने के बाद स्टूडियो से वहाँ के दूरदर्शन के लोग मुझे पहचानने लगे, ग्रीटिंग्स करने लगे। तो मुझे लगा इन लोगों को तो मैं मिला नहीं हूँ और ये मुझे ग्रीटिंग्स कैसे दे रहे हैं। तो लाइव प्रोग्राम हुआ था, तो जो मेरा दोस्त था उसके घर में मैं गया, तो घर में भी उसके माता पिता मुझे, जैसे मैं जानता ही हूँ उनको, वो जानते हैं मुझे, ऐसे बोलने लगे। मैंने कहा मैं तो पहली बार आपके घर में आया हूँ। उन्होंने कहा अरे टीवी पे देखा ना आपको, दूरदर्शन पे देखा। तो ये पहला मेरा मीडिया एक्सपोजर जिसे कहते हैं ना, तो वो जी जी पहली जी। बार। यस सर। ये सारा एक्सपोजर आपको पढ़ाई के दौरान ही मिल गया एक तरह से? पढ़ाई के दौरान। आप जब एमए और कर बहुत रहे थे, लिखता था सर, हाँ, बहुत अखबारों में आप लिखता था। लिखने लगे, हाँ, तो सकाल इसी में बहाने लिखता था। अर्निंग भी होती रही। आप टेलीफोन ऑपरेटर का काम भी कर रहे हाँ थे, हाँ। पढ़ाई भी कर रहे थे, और इधर से थोड़ी सी एक्स्ट्रा यस सर। इनकम भी शुरू हो गई। यस चलिए, सर। फिर आपका पत्रकारिता के प्रति टीचिंग, जर्नलिज्म टीचिंग में, या आपने अखबार में काम करना शुरू किया पहले? मतलब टेलीफोन ऑपरेटर शिफ्ट कैसे हाँ हुआ करियर आपका फिर? हाँ हाँ जी हाँ। तो बहुत सारे मराठी समाचार पत्रों में लिखता रहा मैं। मुझे पुरस्कार भी मिले स्टेट लेवल का। जी जैसे सकाल में लिखा था, वीकली मनोहर बहुत पॉपुलर यूथ वीकली था मराठी का, किर्लोस्कर ग्रुप का। उसमें भी बहुत सारा मैंने लेखन किया। महाराष्ट्र टाइम में लिखता था, सकाल में लिखता था, रीजनल न्यूज़पेपर्स में लिखता था, मराठवाड़ा में लिखता था। तो उसके बाद मुझे ऑल इंडिया रेडियो औरंगाबाद में एक सह संपादक स्क्रिप्ट की पोस्ट निकली, सह संपादक संहिता की पोस्ट निकली। उसके लिए मैंने अप्लाई किया। उसके उस समय मेरा एकाध कार्यक्रम हुआ था रेडियो पे, तो रेडियो का भी मुझे एक्सपोजर नहीं था। काफ़ी 250 कैंडिडेट आए थे। फिर रिटन टेस्ट हुई। रिटन टेस्ट में मैं टॉप 10 में आ गया। फिर इंटरव्यू हुआ। तो मेरे साथ जो कॉम्पिटिटर्स थे, स्पर्धक थे, वो जिन्होंने रेडियो में काम किया था, ऐसे लोग थे जो औरंगाबाद के थे, रेडियो में काम करते थे। ऐसे 4 लोग थे और मेरी उनके साथ स्पर्धा हो रही थी। लेकिन मेरा जो प्रकाशन था सर समाचार पत्रों में, लेखन था, आलेख आए हुए थे, रिपोर्ट्स आए हुए थे, वो सारे देखकर उसने मेरा मदद की आप? चयन हो गया। केडी जोशी सर वो तब रेडियो स्टेशन के डायरेक्टर हुआ करते थे। एक्सपर्ट एक एडिटर थे, बहुत नामवर एडिटर इस प्रदेश के। उन्होंने उन्होंने डोईफोड़े साहब, उन्होंने, वो भी मेंबर थे। तो उन्होंने देखा कि ये उन्होंने कहा कि बाकी लोगों ने रेडियो में काम किया है, आपका रेडियो में अनुभव कम है, लेकिन आपका जो राइटिंग का काम है, प्रकाशन किया हुआ है, इतने नामवर समाचार पत्रों में है, तो ये संहिता का एक काम है, तो संहिता का अनुभव आपसे इतना किसी का नहीं है, तो आपको हम चयन करते हैं। तो मैं रेडियो में आ गया, तो औरंगाबाद आ गया सर। औरंगाबाद आने के बाद रेडियो में वही काम था, लिखना। तो रेडियो प्ले लिखता था, सीरियल्स लिखता था, बच्चों का प्रोग्राम कोऑर्डिनेट करता था, एंकरिंग करता था। और मेरा पहला जिंदगी का नाटक मैंने जो लिखा रेडियो प्ले लिखते लिखते, वो पहले धर्मांतर नाम का जो नाटक है, मैंने वहाँ लिखा रेडियो में। रात को बैठकर 3-4 घंटे हर रोज बैठकर, एक 15 दिन में मैंने नाटक लिखा है। उसका प्रयोग भी हुआ, हिंदी में हुआ, मराठी में हुआ, उसको अवार्ड भी मिला। तो ये पहला मेरा नाटक भी वहाँ लिखा गया है रेडियो में। और एक संवाद लेखन की कला भी रेडियो के लेखन के कारण मुझ में आ गई, और कॉन्फिडेंस आ गया कि मैं केवल समाचार पत्रों में लिखना या रिपोर्ट लिखना, इससे आगे भी मैं लिख सकता हूँ। तो एक क्रिएटिव राइटिंग के स्तर पर भी आएगा। मीनाक्षीपुरम में आपको याद होगा कि दलितों ने धर्म बदला हुआ था, वो बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी उस समय। हम आप और हम समकालीन हैं, तो हम जानते हैं उस समय के सभी समस्याएं।
कंट्रोवर्सीज, तो उस पर मैंने वो नाटक लिखा था। उसका मंचन भी हुआ काफ़ी जगह, नागपुर में हुआ, लातूर में हुआ, औरंगाबाद में हुआ, स्टेट कंपटीशन में गया। जी तो उससे मुझे एक मैं कहूँगा कि रेडियो में लिखने के कारण कुछ 250 से ऊपर मैंने स्क्रिप्ट लिखी वहाँ, संहिताएँ लिखी। जी तो जी उसके कारण मुझे मेरा लिखावट अधिक जिसे कहते हैं कि गुणवत्तापूर्ण सतत होने लगा। ये रेडियो का मुझे रहा। और उसके बाद फिर मैं विश्वविद्यालय का ओपनिंग आया, उसके लिए मैंने अप्लाई किया। वहाँ भी मेरा जो पब्लिकेशन था इतना था कि उसके कारण ही वहाँ भी मेरा चयन हुआ, प्लस ये पत्रकारिता का अनुभव भी काफ़ी था, तो मेरा वहाँ चयन किया सर। और औरंगाबाद में जाने के बाद इवनिंग में जर्नलिज्म डिपार्टमेंट होता था, तो उसी वर्ष मैंने वहाँ एडमिशन लिया, क्योंकि मुझे वो पाठ्यक्रम करना ही था। मैं दूर ओके देहात में था तो कर नहीं पाया था, तो वहाँ भी मैंने पाठ्यक्रम किया। मेरिट में फर्स्ट आ गया, और इवनिंग में क्लासेस होते तो बहुत सुविधाजनक होता था मुझे। और उसी समय पैरेलली सर मैं अजिंठा नाम का जो समाचार पत्र है, पहला समाज पत्र रीजन का, अजिंठा दैनिक में मैं उनकी रविवार की आवृत्ति होती है, संस्करण होता है, उसका संपादन करने का मुझे अवसर मिला। रत्नाकर पंडित मेरे दोस्त थे, उन्होंने मुझे वो अवसर दिया, और मैं वहीं जाके टेबल पे सोता था, रात को काम करता था, दिन भर आकाशवाणी में काम करना। वहाँ ये क्योंकि मुझे पढ़ना था कि समाचार पत्र का संपादन कैसे होता है, कार्य कैसे होता है, वो पढ़ना था। वो पैसे भी कुछ उनको रेगुलर स्टाफ को ही ज़्यादा पैसे पेमेंट नहीं कर सकते, मुझे देने का सवाल नहीं था, कभी कभार देते थे, लेकिन मेरी रुचि की बात थी। तो वही मैं आकाशवाणी के साथ साथ वो काम करता था। वहाँ बहुत एक से एक बढ़कर दिवाली अंक जो निकलते हैं, उसमें भी वहाँ भी मैंने बेहतरीन दिवाली अंक निकाला। नामवर मराठी साहित्यकारों ने इंटरव्यू दी, लेख लिखे, वो सारी कोशिशें मैं की। और वो देखने के बाद लोकमत 1982 में औरंगाबाद में आया, और आने के अच्छा बाद इमीडिएटली वहाँ के संपादक और मालिक राजेंद्र दर्डा जी ने मुझे कहा कि आपको हमारा रविवार का संस्करण एडिट करना। वो भी काम मिला। तो विश्वविद्यालय में काम करते करते मैं शाम के समय वो भी काम करता था, और कुलपति से बाज़ाब्ता परमिशन ली, और उनको कहा कि मुझे ये जो मैं अनुभव लूँगा टेक्नोलॉजी का, उसका प्रोफेशनल, वो बच्चों के लिए उपयोगी होगा, और बिल्कुल बच्चों का लेखन भी मैं प्रकाशित कर सकता हूँ। तो उन्होंने कहा कि आपका टीचिंग जहाँ तक कोई उसको ये नहीं होता है, तो ये उसी क्षेत्र का आप अनुभव लेते हो तो कोई हरकत नहीं है। तो मैं जी जी 10 साल करीब लोकमत अ- जो सबसे ज़्यादा खपत का मराठी दैनिक है, उसका स्टेट लेवल के संडे मैगज़ीन साहित्य जत्रा का एडिटिंग करता था। और उस समय टेक्नोलॉजी का भी ट्रांसफ़र हुआ था। डिजिटल टेक्नोलॉजी आई थी, ऑफसेट प्रिंटिंग आई थी, वो सारी चीज़ें उसी समय आई थी, और उस संक्रमण के दौर में मैं वहाँ काम किया। तो मैं बच्चों के पढ़ाई में भी मैं प्रोफेशनल टच देने में, प्रोफेशनल पढ़ाई करने में काफ़ी हद तक ये इससे मैं लाभान्वित हुआ। व्यक्तिगत तौर पर तो हुआ ही, लेकिन उसके कारण भी हुआ सर। यस सर। तो सर मुझे लगता है आपका तो पूरा जीवन एक तरह से कर्मठता का पर्याय है। जब से आपने स्कूल में प्रवेश लिया, फिर आप कॉलेज में गए, फिर चाहे आप टेलीफोन ऑपरेटर रहे, चाहे आकाशवाणी में काम किया, नौकरी केवल नौकरी नहीं की, केवल पढ़ाई नहीं की, आपने अलग-अलग रास्ते तलाशते रहे और कहीं न कहीं निरंतर कुछ बेहतर कर सकें या उत्कृष्टता की ओर आप प्रयास करते रहे। शायद यही कारण है कि आपने अध्यापक का करियर शुरू करते हुए भी एक मुख्य धारा का अखबार जो है उसके साथ जुड़ाव किया। फिर आपने पीएचडी की और पढ़ाया, प्रोफ़ेसर बने, अध्यक्ष बने, वो आपकी पूरी एक यात्रा रही और उसके बाद आप कुलपति भी बने। यशवंतराव चव्हाण ओपन यूनिवर्सिटी के कुलपति रहे, एमजीएम यूनिवर्सिटी औरंगाबाद वहाँ का आपने नेतृत्व किया, फिर एमआईएम यूनिवर्सिटी जो आपकी पुणे में है उसके एमआईटी भी आप पुणे, वाइस एमआईटी चांसलर रहे, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी पुणे। हाँ। एमआईटी। तो एमआईटी तो जिस तरह से आपने एक कहना चाहिए कि हाईएस्ट लीडरशिप एक एकेडमिक्स में जो सर्वोच्च पद अपन प्राप्त कर सकते हैं, वहां तक आप रहे। आजकल हम देखते हैं कि कुलपतियों के लिए बहुत ही चैलेंजेस हैं, बहुत चुनौतियां हैं, कई तरह के दबाव, कई तरह की, और अकादमिक क्षेत्र प्राय कम ध्यान दे पाते हैं। तो तीन तीन विश्वविद्यालयों का नेतृत्व करने के पर आपको क्या लगता है कि कुलपति के रूप में सबसे बड़ी चुनौती क्या है
और एक सफल कुलपति के लिए कौन सी विशेषताएं होनी चाहिए? क्या आपको अनुभव से लगता है कि यदि हम उस दिशा में बढ़ें तो एक सक्सेसफुल एडमिनिस्ट्रेटर और लीडर हो सकते हैं? सर जी, बहुत ही अहम सवाल है और मैंने अभी मालवीय मिशन ऑफ टीचर्स ट्रेनिंग सेंटर जो है यूजीसी का, वहाँ मैंने जी, 3 घंटे का सेशन लिया इसी विषय पर, लीडरशिप जी, इन हायर एजुकेशन। तो जी, सबसे बड़ी बात है सर कि मेरे लिए अवसर प्रदान करने वाले ऐसे महान प्रेरक वाइस चांसलर्स मिले मुझे, कुलपति जी मिले, जिन्होंने मेरे दिमाग में भी नहीं था। आपको आपको तो पता है, मैंने कहा कि ग्रेजुएट होना सपना था, बिल्कुल, प्रोफेसर बन गए, यही बहुत बड़ी बात थी, विश्वविद्यालय में अवसर मिला है। तो मेरे तो सपने पूरे हुए थे पूरे। लेकिन हमारे एक शिवराज नाकाड़े कुलपति थे, जो लॉ के प्रोफेसर थे। तो उन्होंने जैसे ही वो कुलपति बने, मुझे सर उन्होंने डायरेक्टर स्टूडेंट वेलफेयर करने का निर्णय किया। मैं अच्छा, तो पढ़ाई में बहुत रुचि लेता था, पैशनेट था, मज़ा भी आता था, एन्जॉय करता था यूथ के साथ पढ़ाना लिखना। वो पैशन होती है सर, आप में भी है, मुझ में भी है। वी आर पैशनेट पीपल, और जो काम करते हैं उसमें पूरा जी जान लगा कर हम काम करते हैं। तो उन्होंने मुझे जब कहा कि आपको अभी डायरेक्टर स्टूडेंट वेलफेयर बनना है यूनिवर्सिटी का, तो मैं नाना कहता था। मतलब 1 डेढ़ महीना सर रुके और मुझ पर प्यार का दबाव डालते रहे, और उन्होंने मुझे कन्विंस ही कर लिया कि आपको ये पद लेना है। मैंने पद लिया। तो जब बाद में मैं उनको मिला सर, तो सर ने कहा कि तभी मैंने आइडेंटिफ़ाई किया था, मुझे लगा था कि आप में यूनिवर्सिटी लीडरशिप की काबिलियत है। वो स्पार्क मुझे दिखा था। और इसलिए एक विभाग का नेतृत्व करने के बजाय, विभाग में काम करने के बजाय, आपको यूनिवर्सिटी लेवल का कोई पद दिया जाए जल्दी, तो आप अनुभव गठित करेंगे, अनुभव लेंगे और लीडरशिप का स्किल आप में आएगा। क्योंकि यूनिवर्सिटी में लीड करना है तो छात्रों से हाउ टू डील विद स्टूडेंट, उनसे उनकी बिल्कुल, समस्याएँ, उनके इश्यूज़, उनका आंदोलन, वो सब चीज़ों को हैंडल करने की काबिलियत भी लगती है, और बहुत सारे बिल्कुल, कुलपतियों में वो काबिलियत ही नहीं होती। वो अपने विभाग और अपना विषय, अपनी डिसिप्लिन, उसी में घुरे रहते हैं, इन्वॉल्व होते हैं, तो उनको ये नहीं था। तो मुझे वो 2 टर्म मैंने किया, तो वो बहुत बड़ा अनुभव मुझे वो आ गया। डीलिंग विद एक्टिविटीज़, इवेंट मैनेजमेंट, डेवलपिंग नेटवर्क, अच्छे-अच्छे लोगों को बुलाना है, अच्छे-अच्छे वक्ताओं को बुलाना, यूथ फेस्टिवल कंडक्ट करना, 2000 कलावंत आते थे, उनको प्रोत्साहित करना, उनको अवार्ड देना, हुँ, इतनी हुँ, सारी एक्टिविटीज़, अर्न एंड लर्न स्कीम जो विश्वविद्यालय की थी, जिस तरीके से मैं पढ़ा था उसमें भी लगा था। डायरेक्टर स्टूडेंट हेल्पर के नाते वो ज़िम्मा भी डायरेक्टर का मुझे ही था। तो अर्न एंड लर्न स्कीम को मैंने बहुत बढ़ावा दिया। बच्चों को जो ₹250 मिलते थे वो ₹600 तक बढ़ाया। महिलाओं को प्रवेश दिया नहीं जाता था, तो मैंने विद्यार्थिनियों को भी प्रवेश देने का हमारे कुलपति को बताकर अवसर क्रिएट किया। क्योंकि महिलाओं को, बच्चियों को क्या होता है कि जब घर में 2-3 बच्चे होते हैं तो बच्चे को ही पढ़ाने का रहता है। जब एखादी छात्रा आती है गरीब घर से, ग्राम से, तो उसको वहाँ टिकना बहुत इम्पोर्टेंट होता है, तो शादी की बात चलती है। तो महिलाओं को भी मैंने, विद्यार्थियों को भी, फीमेल स्टूडेंट को भी अवसर दिया अर्न एंड लर्न में। उसमें फाइल मेकिंग, पैड मेकिंग, ये सारी चीज़ें कृषि के साथ-साथ किया। हमारे पास 600 एकड़ का क्षेत्र है विश्वविद्यालय का। वो भी मैंने काम किया, और उसके कारण उसमें उसमें काम करने के कारण मुझे विश्वविद्यालय का नेतृत्व, विद्यार्थी और शिक्षकगण का संबंध, और यूनिवर्सिटी लेवल की मैनेजमेंट कैसे करनी पड़ती है, वो सारी चीज़ें समझने का अवसर मुझे उसके कारण मिला। और मैं बहुत एज़ अ लीडर मैं बन रहा था, मुझे पता नहीं था कि सर के मन में वो बात थी। और फिर केपी सोनवने सर हमारे वाइस चांसलर बने, जो डायरेक्टर एजुकेशन के थे, वो भी बहुत संत व्यक्ति थे। और उस समय 25 साल हुए थे मेरे विश्वविद्यालय में, और मैं देख रहा था कि हमारे विश्वविद्यालय में 200-250 एकड़ ज़मीन वेस्ट लैंड पड़ी।
तो उसमें कुछ तो करना चाहिए, मेरे मन में भाव था। तो मैंने कहा कि अभी इस ऑक्सीजन बार, हब, ऑक्सीजन हब बनाया आपने शायद, है ना? हाँ उस करेक्ट, वेस्टलैंड में ऑक्सीजन हब बनाया आपने? यस सर, यस सर, यस सर। जी, तो जी। उस समय क्या हुआ कि मैंने एक कोशिश की कि 25 साल हमने यूनिवर्सिटी के राजनीति में कोई सहभाग नहीं लिया, पॉलिटिक्स में कोई पार्टिसिपेशन नहीं किया। अभी 25 साल हुए हैं, 10 एक साल रहे हैं अपने, तो ये भी एक कोशिश करके देखते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो हमेशा मेरा एक ये था कि डिस्कवरिंग वन सेल्फ, खुद को ही ढूंढना, डिस्कवर करना। तो मैं एक शोध मेरा अपने बारे में चलता रहा, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि मुझ में क्या है। कुछ लोगों को पता चलता था मुझ में क्या है, लेकिन मुझे कुछ चीज़ें पता थी, लेकिन कुछ चीज़ें पता ही नहीं थी, क्योंकि ये लीडरशिप का मेरे मन में नहीं था। वक्तृत्व का भाव था, पता था, लिखने का भाव था, पता था, पढ़ाने का भाव था, पता था, लेकिन बीएसडब्ल्यू बनने से मुझे ये चीज़ें सामने आई और मुझे लगा कि आई कैन डू द लीडरशिप और आई कैन डू द क्राइसिस मैनेजमेंट। जहाँ आंदोलन होता है, सब तनाव होता है, कोई आगे नहीं आता, उस समय मैं आगे आता था। तो मैंने इलेक्शन लड़ा सीनेट का। राजनीति के ग्रुप होते हैं, किसी ग्रुप से सम्मिलित न होते, इंडिपेंडेंटली, जैसे पत्रकार की मानसिकता वो मेरी थी, और वो मैं सीनेट मेंबर बना। फिर एक ग्रुप के लिए कैंडिडेट नहीं था जिसका बहुमत होता था, तो उनके लीडर ने मुझे खुद बुलाया और कहा कि आपको हमें कैंडिडेट करना है मैनेजमेंट काउंसिल के लिए, जिसे हम सिंडिकेट कहते हैं। तो वो तो मेरे दिमाग में ही नहीं था कि मैं मैनेजमेंट काउंसिल पे जाऊंगा, क्योंकि मैं किसी बड़े गुट से साथ नहीं था। तो उन्होंने मुझे बनाया और मुझे सबसे ज़्यादा वोट्स मिले, मतलब जी। 90 ये थे सीनेट मेंबर्स, तो मुझे 80 वोट मिल गए। तो वो भी एक मुझे लगा कि लोगों का कोई वोट ये वो छोड़ के लोगों ने मुझे, मेरे पे विश्वास करके मुझे वोट दिया। तो फिर मुझे लगा ये बहुत बड़ा जिम्मा है मुझे। और फिर मैंने वो हमारे यूनिवर्सिटी में वो 250 एकड़ जमीन पड़ी हुई थी, वेस्टलैंड थी, उसको मैंने सोचा कि उसको डेवलप करने का कोई प्रोजेक्ट मेरे टेन्योर में होना चाहिए। ये भी किया कि मैंने सिंडिकेट मेंबर बनने के बाद काफ़ी सारे लोग, टीचर्स या मेंबर जो बनते हैं, वो काफ़ी टीएडीए का करते हैं, गाड़ियाँ लेते हैं, घूमते हैं यूनिवर्सिटी के लिए, अलग अलग कमिटियाँ बना के। मैंने कहा था कि मैं 1 रुपए का भी टीएडीए बिल नहीं करूँगा, और मैंने नहीं किया सर, ज़ीरो किया मैंने। तो ये प्रोजेक्ट मैंने लिया, परिसर विकास का। तो पहली मीटिंग में मैंने ये मुद्दा उठाया, हमारे सोनोने सर थे, बहुत संत व्यक्ति थे। इसकी चेयरमैनशिप लेने के लिए कोई तैयार नहीं था, क्योंकि बाकी कमिटियों पे सबका इंटरेस्ट था। तो मुझे ही सर ने फिर किया, और मैंने ये सर 200 एकड़ वेस्ट लैंड को मैंने फ्रूट लैंड में कन्वर्ट किया हॉर्टिकल्चर प्रोजेक्ट से, जो अर्न एंड लर्न स्कीम से जोड़ दिया। और शरद पवार साहब जो कृषि मंत्री थे तब, उन्होंने ये प्रोजेक्ट अप्रूव कर दिया। उसके लिए उन्होंने आउट ऑफ वे जाके नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड की तरफ से प्रोजेक्ट हमको बनाने लगाया, मीटिंग को बुलाया, उन्होंने वो पारित किया, और हमको प्रपोजल, हमें और जलगांव यूनिवर्सिटी को भी उन्होंने वो प्रोजेक्ट दे दिया। और उसके कारण यूनिवर्सिटी में 200 एकड़ वेस्ट लैंड इज कन्वर्टेड इनटू फ्रूट लैंड, और अभी वो बहुत हरा भरा परिसर है। वहाँ मोर आते हैं, जानवर आते हैं, हरिन आते हैं, लोग सुबह घूमने आते हैं। तो हमारे एक डॉक्टर मित्र हैं यहाँ, उन्होंने जब ऐसी बात निकली, वो घूमने आते थे, तो उन्होंने कहा कि सर मैं वहाँ घूमने आता हूँ, ऐसी बात निकली। तो उन्होंने कहा, मैंने कहा सर किसी भी विश्वविद्यालय में इतना बड़ा हॉर्टिकल्चर का प्रोजेक्ट नहीं है। तो उन्होंने कहा आप वैसे मत सोचो, आप ऐसे सोचो कि आपने औरंगाबाद शहर के लिए, संभाजीनगर शहर के लिए अगले 200, 300, 500 साल जो लोग रहेंगे, उनके लिए ऑक्सीजन का हब आपने सिटी में ही बनाया। तो मुझे बिल्कुल। लगता है कि क्लाइमेट क्राइसिस है, क्लाइमेट चैलेंज है, तो उस समय क्लाइमेट रिस्टोरेशन का एक काम मेरे हाथ से हुआ है। तो नेचर पर मैं बहुत ही विश्वास करता हूँ, और नेचर प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोगों ने काम करना चाहिए, विश्वविद्यालयों ने, कॉलेजेस ने, स्कूल्स ने काम करना चाहिए। वो मेरे हाथ से काम हो गया, और मुझे लगता है कि मुझे 2-2.5 करोड़ रुपए एज ए सैलरी यूनिवर्सिटी से मिली है, वो मैंने इस रूप में विश्वविद्यालय को और मेरे शहर को देने का प्रयास किया।
तो सर आप कुलपति भी रहे, आपने उच्च शिक्षा के हालातों को बहुत गहराई से देखा और नेक के असेसर भी रहे आप और देश के लगभग 75 से अधिक सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, स्टेट यूनिवर्सिटीज और इंस्टीट्यूशंस को आपने विजिट किया। क्या लगता है आपको कि हमारे देश की जो हायर एजुकेशन है, इसमें मुख्य रूप से किस तरह की खामियां हैं अभी? सर बहुत अच्छा सवाल है। जी। मैं अभी 70 साल का हो गया तो नैक का मेरा अवसर रुक गया है एज के कारण, लेकिन मैंने आज तक 130 संस्थाओं को विजिट किया अच्छा। और उसमें से 80 संस्था ऐसे जहाँ मैं चेयरमैन के रूप में गया, जी। चेयरपर्सन के रूप में गया। तो वो जो अवसर था उसके कारण सर, जिसे आज एनईपी 2020 में कहते हैं मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन, तो ये जो मल्टी डिसिप्लिनरी माइंडसेट है, वो जो मेरा सोच है, विचार है, वो जो बढ़ गया मेरा, उसका सबसे बड़ा कारण है नैक। नैक के कारण ही मुझे, मेरे साथ जो लोग आते थे, मेंबर्स रहते थे, वो अलग अलग डिसिप्लिन्स के विषय के होते थे, उनका दृष्टिकोण, उनकी सोच, और एक से बढ़कर एक नॉलेजेबल पर्सन रहते थे साथ में, एक्सपर्ट रहते थे, विशेषज्ञ रहते थे। तो उनसे मेरी मल्टी डिसिप्लिनरी विजन मेरा डेवलप हो गया। और सबसे अच्छा सर, हम लोगों का जो डिसिप्लिन है संवाद, मास कम्युनिकेशन का, तो उसका एक लाभ होता ही होता है। हम लोग बातें करते हैं, चर्चा करते हैं, समझ लेते हैं, वी ट्राई टू अंडरस्टैंड। ऐसे नहीं होते कि अपने अपने एटीट्यूड में, अपने अपने अहंता में रहते हैं। हम लोग बात करते हैं, हमेशा बातों में रहते हैं। उसके कारण मेरा नॉलेज अलग अलग विषयों का, अलग अलग डिसिप्लिन इतना बड़ा, और क्या क्या होता है, साइंस में क्या होता है, सोशल साइंस में क्या होता है, इकोनॉमिक्स में क्या होता है, हिस्ट्री में क्या होता है, ह्यूमैनिटीज में क्या होता है, लैंग्वेजेस में क्या होता है, ये सारी चीज़ें, और कौन अच्छे लोग हैं पूरे देश में, उनसे मेरा जुड़ाव हुआ। जहाँ भी जाता था उस विश्वविद्यालय में बहुत सारी चीज़ें देखने को, पढ़ने को मिलती थी, अनुभव आता था, और मैं रिच होता गया अनुभव के द्वारा। कुछ लोग गलत करते हैं, मैंने खुद को एनरिच करने की कोशिश की, ऐसे में रिच हुआ, एनरिच किया मैंने अनुभव से, संपन्नता से, ज्ञान से। और मुझे लगता है कि हमारे उच्च शिक्षा के क्षेत्र में भारत के, जब हम सब स्वतंत्र हुए, तब अपने देश में केवल विश्वविद्यालय थे 20 और कॉलेजेस थे 500 और स्टूडेंट थे 1 लाख। यहाँ से अपनी शुरुआत हुई है, और वो समझ लेना चाहिए कहाँ थे हम, फिर कहाँ पहुँचे। ये समझ सकते हैं कि कितना बड़ा विकास का दौर देश में हुआ है सभी काल में। ऐसा नहीं कह सकते कि इसी काल में हुआ, उसी काल में हुआ, पहले ही हुआ, ऐसा नहीं है, सभी काल में। लेकिन संख्यात्मक विकास तो बहुत हुआ है, नंबर्स तो बहुत बड़े हैं, लेकिन ओवरऑल हायर एजुकेशन की जो स्थितियां हैं। हाँ, मैं बोलता हूँ सर, करेक्ट है, वो भी एक सच है। तो अभी हमारे पास 1377 विश्वविद्यालय है देश में, 20 से शुरुआत की, 1377। कॉलेजेस की संख्या देखी जाए तो 56,000, 56,000 प्लस, 56,600 कुछ है, और स्टैंड अलोन इंस्टीट्यूशन 11,000 है, और छात्र जो 1 लाख थे, अभी 4 करोड़ 35 लाख हुए जी। लेकिन उसके साथ साथ ये भी देखना चाहिए कि जो 18 से 23 साल की उम्र के छात्र है, जो कॉलेज में या हायर एजुकेशन में आने चाहिए, उच्च शिक्षा में आने चाहिए, उनमें से उनकी संख्या है, पॉपुलेशन है अपने देश में 16 करोड़। तो उनमें से 4 करोड़ लोग, 4 सवा 4 करोड़ ही उच्च शिक्षा में आए हुए हैं। इसका मतलब है 10-11 करोड़ छात्र उस एज ग्रुप के, जो उच्च शिक्षा में आने चाहिए थे, नहीं आ रहे। वही तो परसेंटेज बताता है, जीआर, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो अपने देश का 28.3% है। तो इसका मतलब है कि अभी भी 80%, 70 से ज़्यादा प्रतिशत युवा हमारे देश के 18 से 23 एज ग्रुप के उच्च शिक्षा में नहीं आते हैं, और ये सबसे बड़ी समस्या ये है। हम कहते हैं विस्तार बहुत हुआ है, सबको एजुकेशन मिल रहा है, नहीं हो रहा है।
आप जी। ग्राउंड लेवल पे संख्यात्मक दृष्टि से देखें तो विश्व में सबसे बड़े अच्छे देश जो है जिनका GER 80% है, विकसित देशों का 65% है और भारत का 28 है, ग्लोबल एवरेज 40% है। तो हम अभी ग्लोबल एवरेज तक भी नहीं पहुंचे हैं, इसलिए जी। NEP 2020 कहते हैं कि 50% का GR हमें 2035 तक करना है। यूनिवर्सिटी में सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? आपने बहुत अच्छी बात कही, संख्यात्मक विस्तार और वन ऑफ द बिगेस्ट हायर एजुकेशन सिस्टम इन द वर्ल्ड है हमारी, लेकिन क्वालिटेटिव देखा जाए, गुणात्मक दृष्टि देखा जाए तो वो उस गुणवत्ता में हम पहुंचे नहीं है। तो विश्व स्तर के विश्वविद्यालय है, उसमें हमारा सहभागिता हम देखें तो अभी कुछ 2526 विश्वविद्यालय विश्व के रैंकिंग में, ग्लोबल रैंकिंग में सहभागिता लेते हैं। हमारे थे 46, अभी इस बार हुए हैं मुझे लगता है 72 हुए हैं जो इसमें सहभागिता लेते हैं, लेकिन फर्स्ट टॉप 200 यूनिवर्सिटीज में हमारा एक ही विश्वविद्यालय नहीं है। और जो भी है आगे भी 500 में हमारे कुल मिला के 6 विश्वविद्यालय हैं टॉप 500 में, उसमें भी 5 IITs है, एक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस है। तो हमारे यूनिवर्सिटीज ये संस्थान छोड़कर हमारे विश्वविद्यालय जो है, चाहे सेंट्रल हो, चाहे स्टेट हो, चाहे प्राइवेट हो, वहां तक क्यों नहीं पहुंच पाते? एक बड़ा क्वेश्चन है, बहुत बड़ा सवाल है। और जी। NAAC का मैंने विश्लेषण किया है अभी तक NAAC से क्या क्या हुआ है, तो उसमें ये भी उसका एनालिसिस मैंने अभी किया है, उस पर आलेख लिख रहा हूँ मैं। उसमें ये है कि A++ ग्रेड मिलाने वाले 3.8% संस्थाएं हैं, चाहे कॉलेज हो या विश्वविद्यालय हो। तो कुल मिला के हम देखें तो 15% ऐसे विश्वविद्यालय है जो A+ या A++ में आते हैं, और बाकी 70% कॉलेजेस और विश्वविद्यालय जो है वो B या C में आते हैं। तो इसका मतलब ये है कि, और सहभागिता देखी जाए तो NAAC का एक्रेडिटेशन करने वाले हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन की संख्या जो देखा जाए तो वो 9-9.5 हजार ही है, 10 के अंदर ही है। इसका मतलब हमारे 45,000 महाविद्यालय और 60% यूनिवर्सिटीज अभी भी NAAC के दायरे में आई नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि उनकी क्वालिटी एसेस ही नहीं हुई है। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे देश के सामने। और छात्रों को, जब अपना तो आउटपुट जो है छात्र है सर, और अगर छात्र एम्प्लॉयबल नहीं है, रोजगार योग्य नहीं है, तो रोजगार योग्य बनाने का जिम्मा किसका है? हमारा है, विश्वविद्यालय का। और हम ये देखते हैं कि जो कुलपति होते हैं, आपने सवाल किया था कुलपतियों के बारे में, वो एक डिसिप्लिन में रहते हुए, एक विभाग में रहते हुए मल्टी डिसिप्लिनरी थिंकिंग, अप्रोच, रीडिंग और माइंडसेट डेवलप ही नहीं हुआ होता, और अचानक से किसी प्रभाव के कारण, आइडियोलॉजी के कारण या पैसे के कारण वो कुलपति बन जाते हैं, इच्छा होती है कुलपति बनने, और गलत धारणा से, गलत रीति से बनते हैं। बनने के बाद उनमें ये काबिलियत ही नहीं होती, और बहुत सारों के ऊपर कार्रवाई होती है। हमें कुलपति का कितना बड़ा एक हमने देखा है काल कि जहां हम इतने गौरवशाली महसूस करते थे कि उनसे एक शब्द भी उनका सुनने को मिले, उनका व्याख्यान सुनने को मिले। इस तरीके की जो बात थी वो दिशा दर्शक थे समाज को, देश को, राज्य को, सरकारों को, वो अभी कुछ रहा नहीं है। और ये जो क्वालिटेटिव डिग्रेडेशन है, डिट्रायरेशन है, स्खलन है, बहुत ही दुखदायक है, बहुत ही दुखदायक है, क्योंकि उनको यूनिवर्सिटी लीड करने का अनुभव ही नहीं होता है, और विषयों का ज्ञान भी नहीं होता है, ज्ञान लेने की इच्छा भी नहीं होती। और कभी आप जब सुनते हैं कुलपतियों को, बहुत सारे कुलपतियों को, तो मैं तो कहता हूँ 80% कुलपति ऐसे हैं कि किसी एक विषय पर अच्छे से बात भी नहीं करते ही नहीं है, तो लिखने का क्या सवाल या बोलने का क्या सवाल आता है? आपकी पीड़ा मैं समझ सकता हूँ, सही कह रहे हैं आप सर। इसी तरह का एक मेरे मन में सवाल और उठा, आपने रेडियो के साथ काम शुरू किया, आकाशवाणी के साथ सब एडिटर के रूप में,
और यदि मुझे सही याद है तो आपने उस कार्यकाल में काम किया जब रेडियो बहुत कम घरों में मिलता था, मतलब इतना ज़्यादा, मतलब 70s का जो दौर था। तो जब आपने शुरू किया, फिर आपने भी कहा कि तकनीकी क्रांति बहुत ज़्यादा हुई और अब तो हम उस दौर में आ गए हैं इस शताब्दी के अंदर कि एफएम और पॉडकास्ट की दुनिया में आ गए हैं। आपको क्या लगता है कि जो ट्रेडिशनल रेडियो ब्रॉडकास्ट है हमारा, वो अब कहीं कोई रिलेवेंसी रह गई है उसकी? मतलब जब अ, आपने काम शुरू किया उस समय तो रेडियो की अपनी विश्वसनीयता थी, अपनी महत्ता थी, है बहुत ना? ही सबसे डीडी हाँ, आने के पहले तो सबसे बड़ा पॉपुलर वही था सर। ये खबर आकाशवाणी पर आ गई है, मतलब रेडियो ही बोलते थे, खबर रेडियो पर आ गई है, गलत कोई नहीं, हाँ, ये प्रतिष्ठा। मोस्ट रिलायबल, तो अब विश्वसनीय। आपको क्या लगता है कि रेडियो कितना रिलेवेंट रह गया है, या मतलब कि क्या महसूस करते हैं रेडियो एज ए मीडियम, आप जो मीडिया के वरिष्ठ शिक्षक के नाते? सर एक हम्म, अध्येता के रूप में, एक विद्यार्थी के नाते मैं कहूँगा कि हर माध्यम का एक विशेष स्थान होता है, जी। विशेषताएँ होती हैं, और वो रेडियो के भी हैं। हम्म, सो इट्स एन ऑडियो मीडियम। और आज के दौर में हम देखते हैं कि एफएम रेडियो के ज़रिए जो क्रांति आई, हम्म, उसके कारण अचानक से लोगों को ये पता चला कि दूरदर्शन तो है, टेलीविज़न तो है, उसके साथ-साथ इसका भी एक अलग महत्व है। और मोस्ट इम्पोर्टेंटली वो युवाओं के लिए बहुत अच्छा माध्यम बन गया। फिर रेडियो ने भी अपने में बदलाव किया और उसके भी एफएम रेडियो आने लगे, और उनका भी, उनमें भी काफ़ी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आ गई है। और उसके साथ-साथ ऑडियो पॉडकास्ट आ गया है, और वो भी बहुत हम्म, पॉपुलर बनते जा रहा है आज के दौर में। डिजिटल युग में जी भी जी। अभी एक अनुभव में आ रहा है कि वीडियो के बजाय ऑडियो पॉडकास्टिंग को का महत्व बहुत बढ़ गया है। तो लोगों हम्म, को सुनने में भी रुचि आई है, क्योंकि वो जो माध्यम है अलग ही माध्यम है, और वो अपने हृदय से बात करता है सीधा। क्योंकि टेलीविज़न हो, नाट्य हो, फ़िल्म हो, वो दिग्दर्शक के दृष्टि से हम दिखते हैं, डायरेक्टर की दृष्टि से वो विज़ुअलाइज़ करते हैं। जी और जी। रेडियो में ये चीज़ है कि हम जो सुनते हैं, अपने अपने इमेजिनेशन से उसको दिखते हैं, अपनी कल्पनाओं से वो अनुभव अनुभव करते हैं। तो हृदय जी, के पास जाने वाला मीडियम है। बिल्कुल, तो उसका बिल्कुल। एक स्थान है, कोई कम नहीं कर सकता। ऑडियो तो चलेगा सर, और बढ़ेगा, ऐसा मुझे जी, लग रहा है। और वो जैसे अभी जिला स्तर पर आया है एफएम का, आगे-आगे ऐसा आएगा, तालुका स्तर पर आएगा, और नए स्पेशलाइज़्ड रेडियो भी आ जाएँगे, जैसे टेलीविज़न के चैनल आए हैं संस्कारों के, धर्म के, उस तरह के एजुकेशन के चैनल आएँगे रेडियो के, अलग-अलग चीज़ें होती जाएगी। और डिजिटल टेक्नोलॉजी में जो एआई आया है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आई है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी आई है, हम्म, उसके साथ-साथ ऑगमेंटेड रियलिटी, एआर, वर्चुअल रियलिटी, वीआर आया है, उसके साथ-साथ मिक्स्ड रियलिटी आया है, उसके साथ-साथ इमर्सिव एजुकेशन आया है, ये टेक्नोलॉजी की वजह से। ये सारी चीज़ें हैं अपनी शिक्षा को, उच्च शिक्षा को, और हर जगह माध्यमों की ज़रूरत है, टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है। तो हम्म। माध्यमों का महत्व और महत्ता बढ़ते जाएगी, ऐसे मुझे लग रहा है। तो उसका सर, आप एक हाँ, विश्वविद्यालय के विभाग में थे, आपने भी इतना बड़ा स्टूडियो डेवलप किया, जो तकनीकी दृष्टि से उस समय बड़ा समृद्ध था, और उस समय जो उपलब्ध तकनीकी संसाधन थे, उनको आपने अपने स्टूडियो के साथ जोड़ा। अब आप बात कर रहे हैं जैसे एआई और इमर्सिव जो विजिबिलिटी और वो सारी चीज़ें हम बात कर रहे हैं। तो ये जो मीडिया के क्षेत्र में तकनीकी क्रांति आई है और ह्यूमन इंटरफेरेंस धीरे-धीरे कम होता चला जा रहा है। ऐसे दौर में आपको जो मीडिया एजुकेशन है, उसका भविष्य किस तरह से लगता है, विशेषकर विश्वविद्यालयों में, जो इतनी बड़ी तकनीकी क्रांति के साथ कदम-ताल नहीं कर पा रहे? कैसे स्टूडेंट्स को एजुकेट करें, ट्रेंड करें हम लोग? तो आप किस तरह से मीडिया एजुकेशन को आज और आने वाले दौर में देखते हैं? सर, बहुत ही अहम सवाल आपने उठाया। जी, जी। हमेशा ये दिक्कत रही है हमारे विश्वविद्यालयों की, और मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म विभागों की, कि अ, टेक्नोलॉजी जैसे ऑफसेट आए थे तब हमारे पास कुछ नहीं था। हुँ, हुँ। डिजिटल टेक्नोलॉजी आई, उसका अंतर्भाव हमारे
सिलेबस में नहीं था, करिकुलम में नहीं था और हम पीछे रह गए। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जाए, पायाभूत सुविधाओं की बात की जाए तो 80% हमारे विभाग जो है ऐसे वैसे चल रहे हैं। कोई सुविधाएं नहीं है, शिक्षक नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, उनका कोई प्रशिक्षण नहीं है। ये सारी चीज़ें अनुभव करते करते हम दोनों ने देखा है कि कितनी संकटें आई हैं, दिक्कतें आई हैं और कैसे विभाग चले हैं। और एक तरह से दुर्लक्षित जिसे कह सकते हैं, निग्लेक्टेड डिपार्टमेंट्स रहे हैं। विश्वविद्यालयों को मीडिया का कोई सपोर्ट चाहिए तो हम लोगों की याद आती है, लेकिन हमारे विभागों को डेवलप करने के लिए उनका कोई सही, इच्छा नहीं होती, सपोर्ट भी नहीं करते हैं। बिल्कुल। तो ये दिक्कत है। अभी का दौर जो है, अभी का दौर ऐसा आया है कि अभी तो हमारे शिक्षक, विभागाध्यक्ष और उनको भी आज के दौर में, आज के तकनीकी दुनिया में नया जो बदलाव आया है, क्रांतिकारी बदलाव जो आया है, उसका प्रशिक्षण अगर हम नहीं देंगे और वो खुद पढ़ेंगे नहीं, तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ी दिक्कत आएँगी। यू विल बी आउटडेटेड और आउटडेटेड करिकुलम, आउटडेटेड सिलेबस, आउटडेटेड टीचर और आउटडेटेड डिपार्टमेंट्स और इंस्टीट्यूशन कैसे काम करेंगे इसमें? नहीं काम कर सकते। तो अभी ये बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे विभागों के सर, प्रति। इसी तरह से आज हर व्यक्ति कंटेंट क्रिएटर है। हाँ, यूट्यूब पे देखिए रोज कितने हाँ, वीडियोस हाँ, अपलोड हाँ, हो रहे हैं, बिल्कुल, है ना? बिल्कुल। ये जो टेक्नोलॉजी है यूजर फ्रेंडली है और हर व्यक्ति कंटेंट क्रिएटर हो रहा है, हर व्यक्ति कम्युनिकेटर हो रहा है। हाँ, ऐसे में जो ट्रेंड जर्नलिस्ट है, उनकी क्या भूमिका आप देखते हैं कि उनकी रिलेवेंस क्या रह जाएगी, या मतलब उन्हें किस तरह से अपने आप को और अपडेट करना पड़ेगा? सर आज के दौर में ये समझ लेना चाहिए हम्म, कि समाज माध्यम जो है, सोशल मीडिया जो है, इंटरैक्टिव है, जी, अंतरक्रियात्मक है। एक तरफा कम्युनिकेशन नहीं किया जा सकता, हो नहीं सकता, चलेगा भी नहीं। अभी ये माध्यम ऐसे बने हैं कि उन्होंने ग्राहकों को, मीडिया कंज्यूमर को उन्होंने प्रोज्यूमर बनाया है। जैसे आपने अभी बात उठाई, प्रोज्यूमर माने वो प्रोड्यूसर भी है, कंज्यूमर भी है। बिल्कुल। तो नाउ एवरी पर्सन हैज बिकम अ प्रोज्यूमर। वो तो रिसीव भी करता है और अपलोड भी करता है। जैसे आपने खुद एक चैनल चला रहे हो आप। हम्म, हर क्षेत्र में हर व्यक्ति इस क्षेत्र में आ सकता है और अभी ये देखने को मिला है, जिन्हें जर्नलिज्म का कोई पाठ्यक्रम नहीं किया है, कोई प्रशिक्षण नहीं लिया है, वो पत्रकार या व्यक्ति भी अच्छे तरह से एक पॉपुलर अपना यूट्यूब चैनल चला रहे हैं, अच्छे से चला रहे हैं, उससे कमा भी रहे हैं, 1 लाख 1.5 लाख तक कमा रहे हैं। कुछ बिल्कुल। पत्रकार हैं जिन्होंने शिफ्ट किया प्रिंट से, टेलीविज़न से, सोशल मीडिया में, वो अपना चैनल खोल रहे हैं और हमें देखने को मिल रहा है कि उनके व्यूअर्स भी बहुत बड़े हैं, दर्शक भी बड़े हैं और उससे वो अच्छी कमाई भी कर रहे हैं। चाहे वो अंग्रेजी में देखा जाए, हिंदी में देखा जाए, रवीश कुमार की हम बात कर सकते हैं, बाकी बहुत सारे लोगों की लल्लन ललन टॉप। लंदन टॉस देखते हैं तो सॉरी से। अमेजिंगली पॉपुलर बने हैं और वो एक अपने आप में एक एंटरप्रेन्योरशिप उद्योजकता बन गई। तो मुझे लगता है ये जो फ्रीडम मिला है, ये जो तकनीकी सुविधाएं मिली है, प्लेटफॉर्म्स मिले हैं जिसे हम कह सकते हैं कि वो कैनवास पर आप क्या लिखना चाहते हो आपके हाथ में हम्म। है। यू डेयर टू एक्सप्रेस, आपको अभिव्यक्त करना है, क्या अभिव्यक्त करना है, किस तरीके से करना है, क्यों करना है। आप में कोई खास बात हो, मैग्नेटिक बात हो, चुंबकीय शक्ति हो आपकी सोच में, विचार में, शब्दों में, तो आप किसी भी भाषा में कहाँ भी पॉपुलर हो सकते हैं। सबसे बड़ी बात, यू कैन रीच आउट टू द वर्ल्ड, पूरे विश्व में पहुंच सकते हो, अपनी भाषा में पहुंच सकते हो। और जैसे कहते हैं थिंक ग्लोबली एक्ट ग्लोबली लोकली, बिल्कुल। ये हम पढ़ते आए हैं, लेकिन मैंने सर उसका विस्तार किया। हम्म, आपको भी सुनकर अच्छा लगेगा। जी मैंने जी। विस्तार किया है। आज का दौर है, थिंक ग्लोबली एक्ट लोकली तो है ही, सवाल ही नहीं पैदा होता। उसके साथ साथ थिंक ग्लोबली एक्ट ग्लोबली भी है। विश्व बिल्कुल स्तर पर सोच रखो, विश्व स्तर पर कृति करो। बिल्कुल। बिल्कुल सही कह रहे हैं। थिंक लोकली एक्ट लोकली भी है। जी। आप स्थानिक स्तर पर सोचे, स्थानिक स्तर पर कृति करें। ये भी आज का दौर है कि अपनी अपनी समस्या है, अपनी अपनी भू क्षेत्र की समस्या है,
लोगों की समस्या है, शहर की समस्या है, उसको ही उजागर करना है। थिंक लोकली, एक्ट लोकली। और सबसे अहम आया है कि अपने भारत को विश्व पटल पर ले जाने के लिए, वो है थिंक लोकली, एक्ट ग्लोबली। जी लोकल स्थानीय बातों के बारे में सोचो जो विश्व स्तर पर हम ले जा सकते हैं। जैसे अब खादी है, तो जीन्स पैंट और वो सब हम पहनते हैं, तो खादी तो इको फ्रेंडली है, क्यों नहीं हम विश्व स्तर पर मार्केट करते हैं? बिल्कुल हमारा जो खान पान है सर, इतनी विविधता, इतनी विपुलता, इतनी व्यंजकता है उसमें, उसे हम मार्केट करना चाह रहे तो कर नहीं रहे, उसे भी मार्केट नहीं कर रहे। हमारा पहराव है, वेश है, टेक्सटाइल है, पारंपरिक टेक्सटाइल है, इतनी सारी शक्ति, अजब शक्ति अपने देश में है, जो जिसकी पॉपुलेशन, जनसंख्या जो है, बिल्कुल आप बिल्कुल पूरा यूरोप एक साथ करें तो उसका पॉपुलेशन 72 करोड़ है, 44 देश, ठीक है, उसके दुगुना हमारा पॉपुलेशन। पूरा बिल्कुल अफ्रीका कॉन्टिनेंट एक साथ ले, उसमें 52 देश है, उसकी पॉपुलेशन 1.3 बिलियन, 130 करोड़ है, और हमारा एक ही देश के पेट में कह सकते हैं कि 50 देश की, 50 देशों की शक्ति हमारे पास, बिल्कुल इतनी विविधता है। तो मुझे लगता है कि अपने देश में या धार्मिक विविधता हो, वैचारिक विविधता हो, सांस्कृतिक विविधता हो, खान पान की हो, शिक्षा की हो, पारंपरिक ज्ञान की हो। अभी NEP 2020 में इंडियन नॉलेज सिस्टम को जो महत्व दिया है, भाषाओं को महत्व दिया है, मुझे बहुत अच्छा लगा वो। और काफी सारी शक्तियां हमारे देश में हैं जो विश्व के लिए उपयोगी है। विश्व से जो अच्छा है तो हम तो ले ही रहे हैं, लेना भी चाहिए, लेकिन ये भी चीज बहुत इम्पोर्टेंट है। और सर सबसे बड़ी अभी मैं जो चूंकि मैं पत्रकारिता से शिक्षा के क्षेत्र का विद्यार्थी बना हूँ, उच्च शिक्षा का विद्यार्थी बना हूँ, तो अभी मैं अनुसंधान और विकास के बारे में काफी रुचि रखता हूँ विगत 10-15 सालों से। और मुझे ये लगता है कि अपना देश, ये जो नॉलेज इकोनॉमी बनी है, वो नॉलेज इकोनॉमी ज्ञान की अर्थव्यवस्था बनी है, ज्ञान की अर्थव्यवस्था आज के दौर में अपना देश काफी पीछे है। जैसे देखा जाए, पेटेंट के बारे में देखा जाए तो चाइना, कोरिया, जापान, इन्होंने काफी हदें पार की है। सिंगापुर अपने आसपास के देश है आशिया, और उन्होंने, चाइना ने तो अमेरिका पर मात की है। उनके 7 लाख के ऊपर पेटेंट्स हैं, और अमेरिका के 4 लाख, जापान के 2 लाख, कोरिया 1.5 लाख है, 70,000 अभी हुए हैं जो 25,000 थे। तो हमें बहुत बहुत दूर जाना है। और चाइना ने विगत 20 सालों में, चाइना और कोरिया और जापान, उन्होंने विश्वविद्यालय को इतना बड़ी सहायता की और उनकी क्वालिटी एनहांसमेंट में दर्जा ऊंचा करने के लिए इतना काम किया है कि अभी आप टॉप 100 यूनिवर्सिटीज इन द वर्ल्ड देखिए, उसमें हमें दिखेगा कि 500 में 197 अमेरिका के हैं, 91 चाइना के हैं, और कोरिया, जापान, इनके 35-40 है, जो यूरोप के यूनिवर्सिटीज के बराबर चल रहे हैं। तो हमारे 6 विश्वविद्यालय हैं, और ये R&D पर देखा जाए तो बहुत कम है सर। एक मापक क्राइटेरिया है, 10 लाख पॉपुलेशन में, 1 मिलियन पॉपुलेशन में कितने अनुसंधानकर्ता होते हैं, रिसर्चर होते हैं अपने देश में। तो सबसे अच्छा प्रमाण जो है वो है स्कैंडिनेवियन कंट्रीज का, स्वीडन हो, नॉर्वे हो, नीदरलैंड हो, वहाँ का 10 लाख में 8,000, 7,500 रिसर्चर होते हैं, अनुसंधानकर्ता होते हैं। और अपने देश में 240 है आज भी, 240। और विश्व का रेशो, जनरल रेशो जिसे कहते हैं हम, वो है 1918। तो हम बहुत पीछे हैं। ये हम अनुसंधान के रिसर्च पेपर्स के पब्लिकेशन में काफी आपकी प्रगति हुई है अपने देश की विगत 15 सालों में, लेकिन मुझे लगता है कि उसमें भी काफी सारी क्या कहते हैं कि गलत तरीके के लोग हैं, कॉपी करते हैं, प्लेगरिज्म काफी है, क्वालिटी के पीछे नहीं जाते हैं। 15 लाख सर, जिस तरह से आपने उच्च शिक्षा के हालात के बारे में बताया, और आप तो लगभग 4 दशक के दृष्टा भी रहे हैं,
यस तो एक शिक्षक से लेकर के कुलपति तक की जो आपकी यात्रा है, उसमें कभी कोई ऐसा क्षण आया हो जिसमें बहुत निराशा, बेचैनी या कहीं ऐसा लगा हो कि ये हालात कितने बिगड़ गए हैं? कोई इस तरह के निराशाजनक क्षण आए? सर, और मैं आए तो कैसे निपटे? या जी, निराशाजनक क्षण तो आपको बताऊंगा, उसके साथ साथ आनंददायक क्षण भी बताना जी, जरूरी जी, है। बिल्कुल। तो बैलेंस के लिए, जी, जी, संतुलन के लिए, या बिल्कुल। तो पहले मैं आनंद की बात करता हूँ सर, जी, जी, क्योंकि आई एम ए पॉजिटिव पर्सन और मुझे जी, लगता है कि पॉजिटिविटी जी, का जी, पहला प्रसार चीज़। होना चाहिए, है ना? बिल्कुल। हुँ, तो मैं जब यशवंतराव चौहान महाराष्ट्र मुक्त यूनिवर्सिटी में, ओपन यूनिवर्सिटी में था, YCMU, वो इग्नू के बाद की सबसे बड़ी ओपन यूनिवर्सिटी है, खुला विश्वविद्यालय है। वहाँ उस विश्वविद्यालय के अलग अलग जेल्स में, कारागृहों में एजुकेशन के सेंटर है। हुँ, तो हम कन्विक्ट्स को एजुकेशन देते हैं, पाठ्यक्रम देते हैं, उनका एग्ज़ाम भी लेते हैं, वहाँ सेंटर भी चलाते हैं। ऐसे 4 जगह है। तो नागपुर में हमारा सेंटर था। जी, जब मैं कुलपति था, 2009-10 की बात कर रहा हूँ, तो वहाँ एक साथ नागपुर जेल लखनऊ के बाद सबसे बड़ा जेल है देश का। तो वहाँ 20 अध्ययनार्थी ने, जो जेल के कन्विक्ट थे, गुनहगार थे, उनको उनका ग्रेजुएशन हुआ। तो हमने उनका सर्टिफिकेट देने का प्रोग्राम, हुँ, हुँ, इंद्रे नाम के हमारे रीजनल डायरेक्टर थे, उन्होंने कहा कि सर हम जेल में कर सकते हैं, आप आएँगे क्या? मुझे बहुत अच्छा लगा है, बिल्कुल आऊँगा। तो हम जेल में गए और 20 लोगों को सर्टिफिकेट दी, उसमें से 10 महिलाएँ थीं, पहली बार ग्रेजुएट हुई वाली। तो तो जब मैं चेयर में बैठा था, पहला भाषण चल रहा था, सामने 2000 जेल इनमेट्स बैठे थे, कैदी बैठे थे। जब तब मैं सोच रहा था कि अभी तक हम विश्वविद्यालय ने ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, बात करते थे। ठीक है, अभी तो मुझे पावर है और इस पावर में मुझे कर दिखाना है कुछ न कुछ, अलग हट के। नहीं तो फिर बिल्कुल। उनमें बोलने वाले में और मुझ में क्या फ़र्क रहा? तो मैं उसी 30-40 सेकंड में जब मैं चेयर से उठा और वहाँ तक गया माइक तक, तो मेरे मन में एक बात आ गई और एक कल्पना उभरी मेरे मन में और मैंने कहा कि अभी ये 20 लोग पदवीधर हुए हैं, ग्रेजुएट हुए, 10 महिलाएँ भी हुई हैं, बहुत बड़ी बात है। तो मैं, मेरे एक्ट के तहत मुझे अधिकार है कुलपति को कि 6 महीने के लिए किसी व्यक्ति को मैं यूनिवर्सिटी में अपॉइंट कर सकता हूँ, 6 माह के लिए ऑर्डर जी, दे सकता हूँ, इन माय पावर। तो मैंने घोषित किया कि इस पावर का उपयोजन करते हुए मैं अनाउंस करता हूँ, ये महिलाएँ पहली बार पदवीधर हुई है, ग्रेजुएट हुई है। उनमें से जिस महिला का ग्रेजुएशन में अच्छा परसेंटेज प्राप्त किया है, अच्छी गुणवत्ता प्राप्त की है, जिस महिला का इस जेल में वर्तन बहुत अच्छा है, ऐसा हमारे जेल सुप्रीडेंट मुझे सर्टिफ़ाई करते हैं, और जिसकी शिक्षा अभी खत्म होने वाली है 1-2 माह में, ऐसी कोई महिला होगी, तो उसे मैं यशवंतराव चौहान महाराष्ट्र ओपन यूनिवर्सिटी में जॉब दे दूँगा। वाह! जैसे बाहर आती है उसको ऑर्डर दे दूँगा। तो तालियों की बरसात हो गई और बाय द ग्रेस ऑफ द गॉड कि सर वहाँ एक ऐसी महिला निकली कि जिसका ग्रेजुएशन को 60% अंक मिले थे, हुँ, हुँ। जिसका जेल का बर्ताव बहुत ही अच्छा था और जो 15-20 दिन के बाद जेल से छूटने वाली थी। हाँ? तो उसका बिल्कुल। उसका नाम था परदेशी, ओके। और उसको हमने सम्मानित किया, वो 20 लोगों को भी सम्मानित किया, उसको भी सम्मानित। वहाँ मैंने उसको अपॉइंटमेंट देने की व्यवस्था की, उसको ऑर्डर मिला और उसका नाम था, फर्स्ट नाम था संध्या, संध्या परदेशी, वो मध्य प्रदेश की थी। और उसका गुनाह गुनाह ये था कि सर वो जहाँ अकेली रहती थी, वहाँ का जो मालिक था घर का, उसकी बुरी नज़र थी उस पर और वो हमेशा उसको तकलीफ देता था। एक दिन रात को दारू पीकर आ गया
और देखा उसने कि उसके मन में कुछ काला है, कुछ गलत करेगा वो मेरे से। तो वो एक शिव की भक्त थी, घर में त्रिशूल था उनके, तो उसने वो उठा लिया और पूरी शक्ति से उसने वो त्रिशूल से उस पर अटैक कर दिया। और वो अटैक होने के बाद वो व्यक्ति वहाँ के वहाँ मृत्यु हो गया। और चूंकि उसे अच्छा एडवोकेट वकील नहीं मिला, दे नहीं पाई परिस्थिति के कारण, गरीबी के कारण, उसको ये लाइफ सेंटेंस हो गया, जन्मठेप हो गई और तुरुंग में रही। उसका कोई गुनाह नहीं था, फिर भी उसको ये हमारी व्यवस्था के कारण उसको आत्मरक्षा नहीं किया उसने। हाँ। और जब वो बाहर आ गई तो जो महिलाएं होती है, गुनहगार महिला होती है, वो जब जेल से छूटती है तो ना घर वाले आते हैं, जो मैका होता है वहां से लोग आते नहीं, ना ससुराल के लोग आते हैं, कोई आता नहीं उसे लेने, ना हस्बैंड आता है, पति आता है, कोई नहीं आता है, कोई रिश्तेदार नहीं आता। तो ऐसी महिलाओं को उनके हाथ में ऑर्डर दे दिया, हमारे गाड़ी में उनको बिठा दिया है कि जब मुझे पता चला कि मैं एक अच्छा कुलपति बन सकता हूँ, तो मेरे विश्वविद्यालय में कुलपति बनने की चाह मेरे मन में पैदा हुई थी, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मराठवाड़ा विश्वविद्यालय में। और मैं काफ़ी काबिल भी था, अनुभव भी था, पूरा अनुभव मेरे विश्वविद्यालय के ही था। फिर भी मेरे विश्वविद्यालय में पॉलिटिक्स के कारण, राजनीति के कारण मेरा चयन नहीं हो पाया। उसके साथ साथ महाराष्ट्र ओपन यूनिवर्सिटी में भी अगला टेन्योर, पूर्ण काल का टेन्योर मुझे मिलने वाला था, वहाँ भी राजनीति हुई और ऐसा हो गया कि मेरे स्पर्धा में कोई योग्य व्यक्ति नहीं था, फिर भी वहाँ भी मेरा चयन नहीं हो पाया। थोड़ा मुझे दुख लगा, दुख इसलिए लगा कि मुझे अवसर नहीं मिला, इसका नहीं कि मैं जो दे सकता था वापस मेरे विश्वविद्यालय को या YCMU को, ओपन यूनिवर्सिटी को, वो देने की मेरे पास काबिलियत थी और मैं कुछ बहुत अच्छा कर सकता था जो ट्रेडिशनली नहीं हो पाया है। तो वैसा कुछ और बदलाव उसमें ला सकता था। मुझे लगता है मैं एक चेंज मेकर हूँ, बदलाव करने वाली व्यक्ति हूँ, चेंज एजेंट हूँ, तो मुझे वो एक अवसर मिलना चाहिए था, ऐसा मुझे अभी लग रहा है। लेकिन अगर सर मेरा बाकी सारा व्यवहार देखे, डोंट जज मी वेयर आई एम स्टैंडिंग, जज मी फ्रॉम वेयर आई हैव स्टार्टेड। जहाँ से मेरी शुरुआत की वो देखा जाए, जहाँ पहुंचा हूँ बहुत ही बड़ी बात है। 2 विश्वविद्यालय का कुलपति हो पाया हूँ, पुणे जैसे सिटी में डीन डायरेक्टर आर्ट साइंस कॉमर्स का हो पाया हूँ, वहाँ भी अच्छा काम किया है, सब लोग मुझे याद करते हैं, मुझे अप्रिशिएट करते हैं, और क्या चाहिए सर। मैं तो एक बहुत ही सुखी इंसान हूँ और मैं कहता हूँ कि जिंदगी में कौन सी वेल्थ संपत्ति हमें चाहिए, मुझे लगता है माइंड वेल्थ सबसे बड़ी चीज है, मन की संपत्ति सबसे बड़ी चीज है। जिसके पास वो है वो किसी भी स्थिति में सुखी रहेगा। तो वही बात है, नाउ आई एम थिंकिंग एंड वर्किंग ऑन माइंड वेल्थ। तो माइंड वेल्थ जिसके पास बहुत अच्छी है, हर क्षण में, हर स्थिति में जो सुखी रह सकता है, हैप्पी रह सकता है, क्योंकि आनंद बाजार में नहीं मिलता है किलो से। बिल्कुल, आनंद कहाँ है हमें ढूंढना पड़ता है और अपने तरीके से वो संपादन करना पड़ता है, अर्न करना पड़ता है। आनंद के कारण मैं ढूंढ पाया हूँ। मैं ये निवेदन कर रहा था कि मेरा जब भी औरंगाबाद आना हुआ और आपके विद्यार्थियों से मेरा संवाद हुआ है, उनके मन में आपके प्रति बहुत हाई रिगार्ड था। तो मुझे लगता है कि सेवानिवृत्ति के इतने वर्षों बाद भी यदि विद्यार्थियों में ये स्नेह और सम्मान है, तो ये अपने एक शिक्षक के रूप में जीवन की सार्थकता है। रैपिड फायर क्वेश्चंस हैं, एक-एक, दो-दो शब्दों में जवाब दीजिएगा। आपकी सबसे प्रिय पुस्तक कौन सी है? सबसे प्रिय पुस्तक मेरी है मीडिया मोनोपोली, बेन बैग्डिकियर। वेरी गुड। आपके कोई ऐसा शिक्षक जो आपके जीवन में सबसे अधिक प्रेरणास्पद रहा हो, उनका नाम? मेरे शिक्षक डॉक्टर सुधाकर पवार, जो मेरे पूर्व विभागाध्यक्ष थे। पीएचडी आपने उन्हीं के निर्देशन में किया? जी जी। सर, आपने इकोनॉमिक्स में एमए किया, टेलीफोन ऑपरेटर से कार्य शुरू किया। यदि पत्रकारिता में नहीं जाते तो आपका करियर किस साइड जाता? इकोनॉमिक्स में सर।
इकोनॉमिक्स में इकोनॉमिक्स में टीचिंग करते हैं आप। अखबार, रेडियो, टेलीविजन और टीचिंग सबके साथ जुड़े रहे। आपका सबसे पसंदीदा क्षेत्र कौन सा था, इंटरेस्टिंग एरिया आपका? प्रिंट कह सकता हूँ सर, प्रिंट कहता हूँ, प्रिंट अभी भी प्रिंट मीडिया है। यस जी। सुबह सुबह उठ करके आप शुरुआत कैसे करते हैं दिन की? चाय के साथ, अखबार के साथ, रेडियो के साथ? जी, चाय और अखबार, चाय और शुरुआत। अखबार। आप कौन सी भाषा में लिखना पसंद करते हैं, अंग्रेजी, मराठी, हिंदी? मराठी पहले, उसके बाद अंग्रेजी एंड हिंदी। जीवन में सबसे अधिक गर्व के क्षण, जब स्वयं को गर्व हुआ हो, किसी भी उपलब्धि, परिवार की हो सकती है, प्रोफेशनल हो सकती है, कोई सी भी हो सकती है। जब मैं पहली बार मुझे फोन आ गया कि आपको कुलपति का अधिकार लेना है, अच्छा। राजभवन से फोन आया, मुझे पता नहीं नासिक, था। नासिक ओपन यूनिवर्सिटी। नासिक का, हाँ 2009 में। वो क्षण एकदम अचानक से मुझे बहुत ही आनंददायक रहा कि जो सपना देखा नहीं था वो मिल गया है, इनविटेशन, न्योता आ गया सर। जी। कोई ऐतिहासिक शख्सियत, कोई हिस्टोरिकल कैरेक्टर जो आपको सबसे ज्यादा प्रेरित करता है? सर मुझे छत्रपति शिवाजी महाराज और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर बहुत प्रेरित करते हैं। जी। आपका कोई ऐसा विद्यार्थी जिसके बारे में सोच करके आप बड़े अभिभूत हो जाते हैं, उसकी सफलता और उपलब्धियों को देख करके? सर एक सुनील नाम का छात्र है जो खुद एक कैदी था, जन्मठेप हुई थी, उसका कोई दोष नहीं था, लेकिन उसका नाम लिया गया और वो ओपन जेल में था पैठन में। वो हमारा स्टूडेंट बना, हमने आउट ऑफ वे जाके उसको स्टूडेंटशिप बहाल की, उसको पढ़ाने का इंतज़ाम किया। उसने एमए जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन किया और खुद का एक इंस्टीट्यूट चलाकर टाइपिंग, डीटीपी, वो सब वो लिखता भी बहुत अच्छा है, हिंदी में और मराठी में किताबें भी लिखी है और उसका खुद का एक संस्थान निकालकर अभी 2 लोगों को उसने जॉब दिया है। वेरी गुड। सर, विश्वविद्यालय शिक्षा में आपका इतना लंबा अनुभव रहा, यदि आपको शिक्षा मंत्री बना दिया जाए तो ऐसी कौन सी चीज है जो विश्वविद्यालय में सबसे पहले लागू करेंगे आप? 2 चीज़ें सर, विश्वविद्यालय को रिसोर्सेज देना बहुत ज़रूरी है, साधन देना, संपत्ति देना बहुत ज़रूरी है। जितना हाईवेज बनते हैं उसके लिए लागत लगती है, पैसे दिए जाते हैं, बहुत अच्छी चीज़ है। वैसे ही विश्वविद्यालय देश को आगे ले जाने की एक शक्ति स्थान है, स्रोत है, जनरेटर है। वहाँ काफ़ी मात्रा में, जैसे चाइना ने, कोरिया ने, मैंने कहा कि उन्होंने बहुत पैसे लगाए और टैलेंटेड लोग, उनको विश्व स्तर के लोगों को बुलाकर यूनिवर्सिटी की गुणवत्ता बढ़ाने की काम किया। और दूसरा, जो राजनीति करता है किसी चीज़ पर, धर्म, जात, पंथ, लोकल पॉलिटिक्स, आइडियोलॉजी, उन सब लोगों को हटाने की कोशिश करता था। जी। जीवन का सबसे कठिन निर्णय, छोटे से गांव से निकल करके कुलपति तक पहुंचे आप। छोटा कठिन निर्णय था कि मुझे लोकमत समाचार पत्र ने विश्वविद्यालय में होते हुए, मैं 30 साल का भी नहीं था, मुझे एग्जीक्यूटिव एडिटर का अपॉइंटमेंट का ऑफर दिया घर आके। तो वो एक क्षण था कि मैं विश्वविद्यालय में रहूं या समाचार पत्र की इंडस्ट्री में जाऊं, जिसके लिए मैं मेरा करियर बनाना चाहता था। उसकी टॉप मोस्ट पोजीशन मिलती थी, सबसे लोकप्रिय समाचार पत्र की। उस समय मैंने जो निर्णय किया कि मैं विश्वविद्यालय में रहूँगा, ये जो मेरा निर्णय था सबसे कठिन निर्णय था, क्योंकि वो प्रतिष्ठा, मान, सैलरी, वो सारी चीज़ें इतनी अच्छी थी वहाँ प्रोफेशन में, एक प्राध्यापक की तुलना में। तो लेकिन मैंने वो कठिन निर्णय लिया। मेरे जो एडवाइज़र थे, गुरु थे, उन लोगों ने मुझे सुझाव दिया, जहाँ आनंद मिलता है जिस काम में, वो काम करो। उस समय मुझे लगा था कि मुझे पढ़ाने में आनंद मिलता है, तो मैंने वो चॉइस किया। सर, आपके जीवन में इतना अनुभव रहा, आपने इतना शोध किया, इतना लिखा, इतने पुरस्कार, इतना सम्मान, इतना अध्ययन, चिंतन, मनन, ऐसा कौन सा विषय है जिस पर आप बिना तैयारी के घंटों बात कर सकते हैं? बिना तैयारी के घंटों बात करने का विषय को आत्मसात इतना कर लिया आपने। जी, जी। अभी तो मैं उच्च शिक्षा पर घंटों बात कर सकता हूँ,
छात्रों को गाइडेंस, करियर गाइडेंस का जो विषय है, उसके लिए मैं घंटों बात कर सकता हूँ। यूनिवर्सिटी लीडरशिप, हायर एजुकेशन लीडरशिप पर घंटों बात कर सकता हूँ। अभी अच्छा, मैंने अनुभव किया, 3 घंटे बात किया। अच्छा, अच्छा। आपके जीवन का मूल मंत्र क्या है? मूल मंत्र ये है सर कि जिंदगी में किसी संकट से भय में जाना नहीं चाहिए। संकट आते हैं कि आपकी शक्ति दृग्गोचर करने के लिए संकट आते हैं। वो एक आपके जीवन का एक महत्वपूर्ण पहलू है। और मैं जी। हमेशा पॉजिटिव रहा हूँ सर, आनंदी हुँ, रहा हूँ, स्टेट ऑफ प्लेजर एंड हैप्पीनेस। वो चीज़ अगर आपने प्राप्त की तो ज़िंदगी में अच्छे से आप जी पाएँगे। इंटेलेक्चुअल्स लोगों को आमतौर पर बीमारी होती है, उनको डायबिटीज़ होता है, उनको ब्लड प्रेशर होता है, विश्वविद्यालय के लीडरशिप को होता है, डीन हो, डायरेक्टर हो, कोई हो। मुझे वो दोनों चीज़ें नहीं हैं, इसलिए मैं नहीं हूँ। मैं हमेशा कहता हूँ, क्योंकि मैं इंटेलेक्चुअल नहीं हूँ, मुझे ये बीमारियाँ नहीं हैं। तो इन बीमारियों से मैं अभी तक 70 साल की उम्र हुई है, बच जी, पाया हूँ। ये बहुत जी, बड़ी जी, चीज़ जी। है सर। यस। सर, आपने देश दुनिया में इतना भ्रमण किया है, बहुत जगह आप गए हैं। 130 विजिट्स तो आपकी नेक की हो गई हैं। इसके अलावा सेमिनार, कॉन्फ्रेंस और न जाने कितनी कैपेसिटी में आपने यात्राएँ की है। सबसे अच्छा शहर आपको कौन-सा लगा? बेंगलोर सर, बेंगलोर रहा। बेंगलोर अच्छा कोई लगा। विशेष कारण? वहाँ तो इतना ट्रैफ़िक, चलना ही मुश्किल है वहाँ। वो है, लेकिन वहाँ के विश्वविद्यालय और वहाँ की लीडरशिप बहुत देश से वहाँ टैलेंट एकत्र होता है। बेंगलोर और पुणे ऐसे 2 शहर हैं जहाँ पूरे देश से अच्छे एकेडमिशियंस और अच्छे छात्र आते हैं। जी। सर, वैसे तो आपने बताया कि आप 70 पार कर गए हैं, 70 हाँ, इयर्स के हो गए। यस सर, यस सर। 70 पार हुआ है। ये तो नहीं कहूँगा कि हम बुजुर्गों की श्रेणी में आ गए हैं, अभी भी हम तो युवा ही मानते हैं, क्योंकि युवा एक मनस्थिति है। लेकिन उम्र के लिहाज से यदि आपको वापस एक युवावस्था में जाने का मौका मिले, तो ऐसा कौन-सा काम है, जो अब तक आप नहीं कर पाए और करना चाहेंगे? युवावस्था में मैं जाऊँगा तो मैं समाज सेवा करूँगा और मेरी शरीर का संगोपन मैं अच्छे से करूँगा। अच्छा। सर, कभी इतनी जगह भाषण दिए, कभी कोई नर्वसनेस लगी है आपको? सर पहले से ही मुझे सर वाद-विवाद और डिबेटिंग एलोकेशन का बहुत रुचि थी। तो मैं स्टूडेंट एज से ही बात करना सीखा हूँ। लोगों में हुँ, बात करना सीखा हूँ, छात्रों के सामने बात करना सीखा हूँ। तो मुझे कभी वो दिक्कत नहीं आई, कभी टेंशन नहीं आया, क्योंकि मैं पूरी पूरी तैयारी के सिवा किधर भी जाता नहीं। पूरी तैयारी करके जाता हूँ। जी सर। तो ये थे हमारे आत्मीय प्रोफ़ेसर सुधीर गवाणे, सर, जिनकी हर बात में कितनी स्पष्टता थी। हर पंक्ति में ऐसा झलकता था, मानो अनुभव की गहराई और जीवन का मर्म कहीं निकल कर के सहज रूप से प्रस्फुटित हो रहा है। यह बातचीत हमें बताती है कि शिक्षक केवल एक ज्ञान देने वाला नहीं, बल्कि हमें एक विचार और मूल्यों की शिक्षा भी देता है। आपने इतना समय दिया और अपने जीवन के इतने अनुभवों के बारे में बातचीत की। हालाँकि आपके जीवन में जितना आपने काम किया, वो 1 सवा घंटे में उन सबको समेटना मुश्किल है, लेकिन फिर भी हमने ये विशेष रूप से जानने की कोशिश की कि आपका बचपन कितना संघर्षशील था और कैसे माता-पिता और शिक्षक के सानिध्य में रह कर के आपने एक मूल्यपरक जीवन जीते हुए शिक्षा के क्षेत्र में एक तरह से नए प्रतिमान कायम किए और पूरे देश की उच्च शिक्षा के साथ-साथ मीडिया शिक्षा को भी आपने एक बेहतरीन लीडरशिप दी। सर, बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद इस सर। उम्मीद में कि आपकी ये अकादमिक यात्रा जो है निरंतर ऐसे ही जारी रहे और आपकी लेखनी से तीनों भाषाओं में, हिंदी, अंग्रेजी और मराठी, तीनों भाषाओं में जो साहित्य सृजन हो रहा है, आप और शोध परियोजनाएँ कर रहे हैं, वो इसी प्रकार जारी रहें और हमें लाभान्वित करती रहें। बहुत-बहुत धन्यवाद और हम धन्यवाद। सभी मित्रों से अनुरोध करना चाहेंगे कि उन्हें हमारी बातचीत कैसी लगी, हमारे कमेंट बॉक्स में लिख कर के हमको बताएँ, ताकि हमें भी उससे उत्साह मिले। थैंक धन्यवाद यू सर। सर। धन्यवाद सर।